हेलो पेरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे शरीर द्रव तथा परिसंचरण, जूलॉजी क्लास है ये, ठीक है। और ये चैप्टर जो है आज जो है आपका, आज तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस लेक्चर में जो है आपका ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। भैया इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लगभग चैप्टर इस लेक्चर में खत्म कर दूंगा और 10-15 मिनट का टॉपिक बचेगा, वो एक छोटा सा लेक्चर और लूंगा, ठीक है। आज ही कर देंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। बाकी सब कुछ पढ़ लिया था अपन ने, हृदय की संरचना पूरी पढ़ ली थी, कैसा हृदय जो है वो दिखता है, सारी बातें अपन ने कर चुके हैं। अब बात करेंगे अपन किस चीज की? अब बात करेंगे धड़कन जो है, दिल धड़कता कैसे है, कैसे धड़कता है भाई बताओ, दिल कैसे धड़कता है? तो बस उसी की बात करने वाले हैं। दिल की धड़कन कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि जो हृदय है वो ब्लड को पंप कैसे करता है, उसके बारे में बात करेंगे। ध्यान से सुनना और समझना, है ना। लिखने का काम नहीं रहेगा आज समझने का काम रहेगा, ठीक है। मतलब मेरे लिए लिखने का नहीं रहेगा, आपके लिए तो रहेगा। देखो मैं पहले से लिख के लाया हूं। हृदय स्पंदन की बात करेंगे। हार्ट बीट सबने सुना है, ठीक है। हार्ट बीट नाम सबने सुना होगा यार। दिल धड़कने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? हार्ट बीट। और इसको हिंदी में कहते हैं हृदय स्पंदन। क्या कहते हैं? हृदय स्पंदन कहते हैं। तो हृदय स्पंदन का संचालन कैसे होता है, कैसे ये दिल धड़कता है, कैसे शुरुआत होती है दिल धड़कने की, उसकी बात करेंगे। पूरा डिटेल में समझेंगे इसको, ठीक है। उससे पहले कुछ बातें समझो। अपना हृदय जो है वो कैसा होता है? अपना हृदय कैसा होता है? वो मायोजेनिक होता है। आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, ये पूछ लेगा कि मानव का हृदय कैसा होता है, और ऑप्शन में दे देगा कि मायोजेनिक होता है कि न्यूरोजेनिक होता है। आपको क्या आंसर बोलना है? मायोजेनिक। भैया इसका मतलब क्या हुआ यार? आपके मन में हुआ कि भाई आज मैं अपने हृदय की धड़कन को रोक दूं, लेकिन आपके मन में होने से रुक जाएगी क्या? आपने सोचा कि मैं भाई अपने हृदय की धड़कन को रोक दूं, लेकिन आपके चाहने से वो हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर ये आपने चाह लिया और ये हो गया तो फिर तो वापस आने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। तो ये आपके चाहने से नहीं होता। हृदय की धड़कन जो है वो अपने आप चलती है, ठीक है। हृदय की धड़कन कम ज्यादा जो है ना वो हो सकती है अपने दिमाग की से, ठीक है। भाई मैंने कुछ ऐसा देख लिया, मैंने कुछ ऐसा देख लिया जो डरावना है, तो मेरे की जो धड़कन जो है ना वो कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन बंद और चालू नहीं कर सकता मैं कि भाई बंद में मैं अपनी मर्जी से कर दूं कि भाई आज धड़कने का मन नहीं है, आज बंद कर देते हैं, है ना, कल इसको वापस चालू कर। ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो ये जो अपना जो हृदय होता है वो कैसा होता है? पेशीजनक होता है। मतलब ये जो धड़कन बनती है किससे बनती है? पेशियों से बनती है, मसल्स से बनती है। और मसल्स के लिए वर्ड यूज करते हैं, मायो वर्ड मसल्स के लिए यूज करते हैं, और मसल से ये जनरेट होती है, इसलिए इसका वर्ड क्या हो गया? मायोजेनिक हृदय होता है अपना। हिंदी में बात करूं तो पेशी जनक। पेशी मतलब मसल्स से, और जनक मतलब वहां से जनरेट होती है, पेशी से ये हृदय स्पंदन जो है वो बनता है। अपनी जो हार्ट की मसल्स हैं वो क्या है? ये स्पंदन करती हैं, उन पर अपना कोई जोर नहीं चलता कि मैं बंद चालू नहीं कर सकता। उनको कम ज्यादा जरूर कर सकता हूं, लेकिन बंद चालू नहीं कर सकता, ठीक है। पहली लाइन तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो मानव हृदय है वो पेशीजनक होता है, मायोजेनिक होता है, ठीक बात है। यहां पर कंफ्यूज करेगा आपको न्यूरोजेनिक देके ना, न्यूरोजेनिक बिल्कुल नहीं होता, मायोजेनिक होता है, ठीक बात है। एक चीज मैंने आपको बता दी थी क्या हृदय संरचना में? मैंने आपको चीज बताई थी क्या? बताई थी। बंद मुट्ठी क्या आकार का होता है ना, हाँ ये बतानी थी, हाँ बताई थी। चलो अब बात करेंगे कि हृदय की धड़कन कैसे बनती है। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि मायोजेनिक हार्ट होता है अपना, मानव हृदय पेशीजनक होता है। अब बात करेंगे जो हृदय स्पंदन है, जो हार्ट बीट है, वो कैसे बनती है उसके बारे में बात करेंगे। तो हृदय स्पंदन तो धड़कन है, हृदय स्पंदन या फिर धड़कन बोल दो या फिर हार्ट बीट बोल दो, है ना। हिंदी में जो एनसीईआरटी में उसमें हृदय स्पंदन नाम दे रखा है, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है? एनसीईआरटी वाले आना है, तो हृदय स्पंदन वहां पे आएगा। तो हृदय स्पंदन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हार्ट बीट बोलते हैं, ये आपको पता है ही, ठीक है। और धड़कन तो आप सब जानते ही हो, धड़कन तो सब जानते हो ना, हाँ। तो धड़कन या फिर हृदय स्पंदन का संचालन रूपांतरित हृदय पेशियों से होता है। कौन सी पेशी? हृदय की पेशियों से होता है, लेकिन वो हृदय पेशी कैसी है? रूपांतरित है, मोडिफाइड जो हृदय की पेशी है उनसे जो है आपका धड़कन जो है उसकी शुरुआत होती है। वापस सुनो ध्यान से। हृदय स्पंदन या फिर धड़कन का संचालन जो है वो कहां से होता है? वो रूपांतरित हृदय पेशियों से होता है। मतलब ऐसी हृदय की पेशियां, ऐसी हृदय की मसल्स जो क्या हो चुकी है? मॉडिफाई हो चुकी है। रूपांतरित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मॉडिफाई, ठीक है।
तो वो जो मॉडिफाई जो आपकी रूपांतरित पेशियां हैं उनसे जो है वो धड़कन की शुरुआत होती है। कैसे होती है उनको अभी बात करेंगे, है ना। तो वापस बोल रहा हूं, हृदय स्पंदन या फिर धड़कन का संचालन रूपांतरित हृदय पेशियों से होता है। और ये जो रूपांतरित हृदय पेशियां हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नोडल ऊतक कहा जाता है। मैंने क्या बताया आपको? मैंने ये बताया कि हृदय स्पंदन या फिर धड़कन की शुरुआत कहां से होती है, ठीक है। उसको काम को धड़कता कैसे है, किससे होता है? वो रूपांतरित हृदय पेशियों से होता है। और जो रूपांतरित हृदय पेशियां, ऐसी हृदय की पेशियां जो रूपांतरित हो चुकी हैं उनको क्या कहेंगे अपन? नोडल ऊतक कहेंगे। क्या कहेंगे? नोडल ऊतक। और ये नोडल ऊतक के बारे में खास बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि ये क्या होते हैं? सब उत्तेजनशील होते हैं। कैसे उत्तेजनशील होते हैं? सब उत्तेजनशील होते हैं। मतलब इनको किसी की जरूरत नहीं है कि भाई मैं अपने दिमाग से क्या भेजूंगा, सिग्नल भेजूंगा तब जाके ये उत्तेजित होंगे। नहीं जी, ये अपने आप ही उत्तेजित होते रहते हैं, अपने आप होते रहते हैं, तभी तो धड़कन अपने आप चलती रहती है। वरना मेरे को सोचना पड़ता कि मैं आज धड़कन को रोक दूं, कल वापस शुरुआत कर लूंगा। और रुक गई तो फिर रुक गई, वापस आने की फिर गुंजाइश नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? ये जो नोडल ऊतक है वह कैसे होते हैं? सब उत्तेजनशील होते हैं। इंग्लिश में बात करूं तो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। अब ये नोडल ऊतक के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के नोडल ऊतक हैं वो ध्यान से सुनो। एक होता है नोडल ऊतक के प्रकार, एक है ऐसे नोड। पहला ऊतक कौन सा है? ऐसे नोड। हिंदी में बात करूं इसको क्या कहेंगे? शीरा आलिंद पर्व। क्या कहेंगे? शीरा आलिंद पर्व। ठीक है, अब ऐसे का मतलब क्या भैया? नोड तो पर्व हो गया, लेकिन जो ऐसे की फुल फॉर्म क्या है? साइनोअट्रियल। क्या कहेंगे? साइनोअट्रियल नोड, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। ठीक है, और इसको हिंदी में कहेंगे शीरा आलिंद पर्व। दूसरा है आपका एवी नोड। इसकी फुल फॉर्म, एवी की फुल फॉर्म क्या है? अट्रियोवेंट्रिक्यूलर। क्या है? अट्रियोवेंट्रिक्यूलर नोड, हिंदी में आलिंद। ठीक है, अट्रियम के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं अपन? आलिंद वर्ड। वेंट्रिकल के लिए निलय। ठीक है, तो आलिंद निलय पर्व। फिर तीसरा कौन सा है? एवी। अभी सारे डायग्राम में दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, अभी समझो बस, है ना। एवी बंडल तीसरा कौन सा प्रकार है नोडल ऊतक का? एक तो ये ऐसे नोड, दूसरा एवी नोड, तीसरा एवी बंडल, जिसको हिंदी में कहते हैं आलिंद निलय बंडल, या फिर इसको कहते हैं बंडल ऑफ हिस के बंडल, या फिर इसको कहेंगे पुरकिंजे तंतु के बंडल। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गई। फिर चौथा है पुरकिंजे तंतु। ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगी ना। तो ये चार प्रकार के अभी क्या हो गए? नोडल ऊतक के प्रकार हो गए। यहां तक बातें समझ में आई या नहीं आई? अपन पढ़ क्या रहे हैं पहले तो वो समझो। अपन पढ़ रहे हैं हृदय का स्पंदन पढ़ रहे हैं कि भाई हार्ट बीट जो है ना वो होती कैसे है, उसका संचालन कैसे होता है, कैसे अपना दिल धड़कता है, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपना हृदय जो है वो कैसा होता है। वो पेशीजनक हृदय है। मानव का हृदय कैसा होता है? पेशीजनक होता है, मायोजेनिक हार्ट होता है। मतलब उसमें दिमाग का जोर नहीं चलता कि मां चालू कर दो बंद कर दो, बस इतना काम हो, दिमाग इतना कर सकता है। अब जो हॉर्मोन्स हैं वो इतने कर सकते हैं कि अपने हार्ट बीट को बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी घटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरी बंद कर दें पूरी चालू कर दें। ये उनके बस की बात है नहीं। ठीक है, तो अपना जो हृदय है वो कैसा होता है? पेशीजनक होता है, मायोजेनिक होता है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है। चलो यहां तक बात होगी। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि जो हृदय स्पंदन है, जो हार्ट बीट है ना, उसका संचालन जो वो कहां से होता है? वो होता है हृदय की मसल से, हृदय की पेशियों से ही होता है। हृदय का जो स्पंदन है वो हृदय की पेशियों द्वारा ही होता है, लेकिन वो नॉर्मल हृदय की पेशियां नहीं होती। वो कैसी होती हैं? रूपांतरित हृदय पेशियां होती हैं वो, ना। ऐसी हृदय की पेशियां जो क्या हो चुकी है? मॉडिफाई हो चुकी है, रूपांतरित हो चुकी हैं। और ऐसी पेशियों का कहेंगे अपन जो रूपांतरित हो चुकी है उनको कहेंगे नोडल ऊतक कहेंगे। और नोडल ऊतक के अंदर खास बात क्या होती है? ये क्या होते हैं? सब उत्तेजनशील होते हैं, अपने आप उत्तेजित हो जाएंगे। इनको किसी की जरूरत नहीं है, आपको दिमाग से सिग्नल नहीं भेजना है, ये अपने आप ही उत्तेजित हो जाएंगे। इसलिए तो धड़कन जो अपने आप चलती रहती है। अब नोडल ऊतक के प्रकार हैं, चार प्रकार हैं। एक है ऐसे नोड, एक है एवी नोड, एक है आपका एवी बंडल, या फिर इसको बोल देंगे बंडल ऑफ हिस। उसके अलावा इसका नाम हो जाएगा पुरकिंजे फाइबर या फिर पुरकिंजे तंतु का बंडल, और चौथा हो जाएगा आपका पुरकिंजे तंतु। ठीक है, तो ये चार प्रकार के अभी क्या हो गए? नोडल ऊतक। ये आपने मोटी मोटी बात समझ ली। अब इसका डायग्राम बनाएंगे और उसको समझेंगे ये खेला चलता कैसे है। चलो जी, सबसे पहले बनाते हैं दिल। ठीक है, एनसीईआरटी वाला नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे भैया? इसलिए नहीं बनाएंगे, आपको डायग्राम अगले लेक्चर के अंदर दिखा दूंगा इसका। ठीक है, एनसीईआरटी वाला भी, लेकिन डायग्राम वो इसलिए नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे समझ में नहीं आएगा। इसलिए अपन समझना है अपन को, क्वेश्चन सोल्व हो जाए अपने दिमाग में बैठा तो सही काम कैसे करता है, इसलिए अपन नॉर्मल डायग्राम बनाएंगे। चलो
बन गया क्या दिल? थोड़ा सा सही नहीं बना, बाकी ठीक है। ठीक है, ये अपना दिल जो है वो बन चुका है जी, बन चुका है। 4 कमरे होते हैं दिल के अंदर, पता है आप सबको, 4 चैम्बर होते हैं, 4 कक्ष होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। ऊपर वाले 2 कौन से होते हैं? आलिंद। ऊपर वाले किसके हैं? आलिंद के। नीचे वाले किसके हैं? निलय के। ठीक है, चलो भाई, ये कौन सा हो गया आपका? ये हो गया दाहिना आलिंद हो गया, ठीक है, राइट एट्रियम। ये कौन सा हो गया? एल ए, लेफ्ट एट्रियम है, बायां आलिंद हो गया। ये कौन सा हो गया आपका? दाहिना निलय हो गया, राइट वेंट्रिकल। और ये कौन सा हो गया? एलवी, मतलब बायां निलय। ठीक है, 4 कमरे हो गए। अब बात करेंगे अपन कि धड़कन होती कैसे है। आपको मेन बात तो पता चली गई थी कि किससे होती है? वो होती है भैया रूपांतरित हृदय की पेशियों से। और रूपांतरित हृदय की पेशियों क्या कहते हैं? नोडल टिश्यू कहते हैं। ठीक बात है। और नोडल टिश्यू जो है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? पहले प्रकार की, एस ए नोड की बात करेंगे। ये एस ए नोड होता कहां पे है? जो मैं बोल रहा हूं वो बातें ध्यान से सुन लेना। एस ए नोड कहां होता है? एस ए नोड कहां होता है? एस ए नोड होता है यहां। और इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम क्या है? इस जगह को कहते हैं दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में क्या होता है? आपका एस ए नोड होता है। वापस सुनो ध्यान से, एस ए नोड की पोजीशन बता रहा हूं कि एस ए नोड कहां स्थित होता है। मेरे शब्द सुनना, कहां होता है? दाहिने आलिंद में होता है। बिल्कुल भैया, राइट एट्रियम में दाहिने आलिंद में दिख रहा है हमें, ये एस ए नोड है, दाहिने आलिंद में हमें दिख रहा है। ठीक है, और दाहिने आलिंद में भी कहां होता है? दाहिने ऊपरी कोने में। ये दाहिना है, ठीक है, ये दाहिना आलिंद है। और इसका ये क्या है? आपकी राइट साइड, यही तो है, ये राइट साइड है। ठीक है, और इसके भी ऊपरी कोने में। ठीक है, वापस सुनो ध्यान से, ऐसे नोड कहां होता है? दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में क्या होता है? आपका एस ए नोड होता है। तो ये क्या लिख दिया मैंने? एस ए नोड। ये क्या है जी? एस ए नोड। ठीक है, और ये कहां होता है? ये होता है, आगे मैं लिख भी रखे हैं सारे ना, आपको मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। चलो इसको मैं इतना ही लिखूंगा भी है ना, इसकी पोजीशन वगैरह आगे लिखी हुई है। ये क्या है? ऐसे नोड। ठीक है, तो ऐसे नोड कहां होता है? दाहिने आलिंद में दाहिने ऊपरी कोने में होता है। कौन से कोने में? दाहिने ऊपरी कोने में ना, राइट एट्रियम के राइट साइड के ऊपर वाले कोने में आपका ऐसे नोड होता है। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा प्रकार का मैंने क्या बताया आपको? दूसरे प्रकार का जो आपका नोडल होता है वो कौन सा? एवी नोड। वो कौन सा है? एवी नोड। एवी नोड कहां होता है? अलग कलर से बनाऊंगा इसको। एवी नोड कहां होता है? एवी नोड कहां होता है? एवी नोड होता है दाहिने आलिंद में ही होता है। लेकिन भैया दाहिने आलिंद में भी कहां होता है? दाहिने आलिंद में होता है बाएं नीचे वाले कोने में, है ना। ये कहां होता है? बाएं नीचे वाले कोने में। देखो 4 कोने होंगे, बिल्कुल कमरे में 4 कोने तो होंगे ही। ठीक है, आपका जो ऐसे नोड है वो कहां होता है? दाहिने आलिंद में, मतलब दाहिने आलिंद वाला जो कमरा है उसमें होगा। लेकिन उसमें भी कहां? जो दाहिना ऊपरी कोना है ना, जो दाहिना ऊपरी कोना है वहां पर होगा ऐसे नोड। और जो एवी नोड है वो कहां होगा? वो होगा आपके दाहिने आलिंद में ही होगा। लेकिन दाहिने आलिंद में कहां? जो नीचे का बायां कोना है ना, बाईं साइड में जो नीचे का कोना है, लेफ्ट साइड में जो नीचे का कोना है, देखो ये लेफ्ट साइड है और यहां पर जो नीचे का कोना है वहां पर होगा। ठीक है, नीचे का कोने किसके पास में? ये वाला वर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ये जो बीच में दीवार है इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है भाई? ये क्या कहते हैं इसको? आलिंद निलय पट। ठीक है, ये क्या है? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, आलिंद निलय पट। ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की जो दीवार है ना ये, ठीक है, क्या कहेंगे? आलिंद निलय पट। पहले बता चुका हूं आपको, हृदय संरचना पढ़ाई थी मैंने आपको। ठीक है, तो ये इसके पास होता है। ठीक है, पोजीशन दोनों की समझ में आ गई। ऐसे नोड कहां होता है? दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में। और एवी नोड कहां होता है? दाहिने आलिंद के नीचे वाले बाएं कोने में। ठीक बात है, इसका नाम भी लिख देते हैं। ये क्या है? एवी नोड। एवी नोड। अब बात करते हैं किस चीज की, कि ये
कंडक्शन कैसे होता है, ये संचालन होता कैसे है, हृदय जो है वो धड़कता कैसे है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले आप पूरे स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद बात करेंगे, है ना। चलो, उसके बाद में ये दो प्रकार के आपके उत्तक हो गए। एक तो ऐसे नोड बता दिया मैंने आपको, एवी नोड बता दिया, कहां कहां होते हैं अभी वो समझ रहे हैं अपन। उसके बाद काम कैसे करते हैं वो बताऊंगा, है ना। फिर आपके बाद क्या है, एवी बंडल। क्या है, एवी बंडल कह दो, इसको आलिंद निलय बंडल कह दो हिंदी में, है ना। देखो यार, एवी, ए का मतलब क्या है, एट्रियम। एट्रियम को हिंदी में क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं। वी का मतलब क्या है, वेंट्रिकल, हिंदी में निलय कहते हैं, और बंडल का बंडल, तो आलिंद निलय बंडल हो गया, ठीक है। इसको हिस के बंडल भी कहते हैं, है ना, इंग्लिश में बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। और इसको पुरकिंज तंतु का भी बंडल कहते हैं, ठीक है। पुरकिंज तंतु नहीं, पुरकिंज तंतु का बंडल। तो ये क्या होता है, ये तीसरे नंबर का देखो, कलर कलर विच कलर, कलर कलर विच कलर, कलर कलर कलर, ये होता है। ये कहां से निकल रहा है, ये बंडल कहां से निकल रहा है, ये निकल रहा है आपके एवी नोड से निकल रहा है। ये क्या है आपका, एवी बंडल है। ये क्या है, एवी बंडल, ठीक है भैया। ये तीसरे प्रकार का आपका नोडल उत्तक हो गया। इसकी पोजीशन बताऊं, एवी बंडल कहां है, एवी बंडल कहां पे है, तो ये जो आपका जो निलय पट है ना, ये देखो दो आपके निलय हैं, ये एक निलय, ये दूसरा निलय, इनके बीच की जो दीवार है जिसको क्या कहेंगे अपन, अंतर निलय पट, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो दीवार है जो क्या कहेंगे, अंतर निलय पट, ठीक है। तो ये अंतर निलय पट जो इनके बीच की जो दीवार है उसकी पोजीशन पे ये क्या होता है, एवी बंडल होता है। तो तीनों की पोजीशन बता दी मैंने, ऐसे नोड दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में, एवी नोड दाहिने आलिंद के बाएं नीचे कोने में, और आपका एवी बंडल वो कहां होता है, जो अंतर निलय पट है उस पर होता है ये एवी बंडल। फिर चौथे प्रकार का जो उत्तक है वो क्या है आपके, पुरकिंज तंतु। चौथे प्रकार का जो उत्तक है वो क्या है, पुरकिंज तंतु। पुरकिंज तंतु क्या है, ये जो बंडल है ना, ये जो बंडल है, ये गठरी जो है वो आगे जाके खुल जाएगी। ये धागों की गठरी है एक, है ना, धागों का एक बंडल है, ऐसे समझो धागों का बंडल है, ऊपर से बांध रखा है उसको, और नीचे जाके वो खुल गए, वो धागे क्या है, खुल रहे हैं। ऊपर से उसको बांध, झाड़ू है, झाड़ू को समझो ना, झाड़ू देखो ऊपर से बंधी हुई होती है और नीचे से वो क्या है, खुल जाती है झाड़ू, ठीक है। तो उस प्रकार से है ये। तो यहां से ये जो आगे जाके क्या करेंगे, ये बंडल जो है वो खुल जाएंगे और ये धागे जो है वो पूरे फैल जाएंगे इसमें। अभी दिखाता हूं मैं आपको, यहां से ये धागे खुल गए और ये इसमें पूरे में फैल जाएंगे, ठीक है। पूरे आपके निलय में फैल जाएंगी। इनको क्या कहेंगे अपन, ये चौथे प्रकार के, इनको क्या कहेंगे अपन, पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु, ठीक है। तो ये चार प्रकार के आपके नोडल उत्तक थे। चारों की पोजीशन मैंने आपको समझा दी, कहां कहां होते हैं। पहला मैंने आपको बताया एसए नोड, ठीक है, जो मेन है वो यही है, ठीक है, जो मेन है वो यही है, यही पावर हाउस है, यहां से ही बिजली जाएगी, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में ना। ये एसए नोड है, कहां होती है पोजीशन भैया, दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में, ठीक है। एवी नोड कहां होता है, दाहिने आलिंद के बाएं नीचे कोने में, ठीक है। फिर बात करिए अपन एवी बंडल की, एवी बंडल कहां होता है, अंतर नीलय पट, जो दो नीले के बीच की जो दीवार है, ठीक है, उस पे ये क्या होता है आपका एवी बंडल होता है, ऊपर की साइड में ना, दोनों नीले की जो बीच की दीवार है अंतर नीलय पट, उसके ऊपरी साइड से ये शुरू होता है, फिर आगे जाके ये अपने पूरे धागों में खुल जाता है, जिनको कहेंगे पुरकिंजे तंतु। तंतु को हिंदी में क्या कहते हैं, फाइबर, ठीक है। तो ये फाइबर जो धागे पूरे खुल जाएंगे और ये पूरे के पूरी नीलय के अंदर फैल जाएंगे, ठीक है। ये अपन ने कनेक्शन तो कर दिया जी, ठीक है। घर में फिटिंग करते हैं ना, घर में कनेक्शन करते हैं पूरा, तो कनेक्शन तो पूरे घर में अपन ने कर दिया। अब बात आती है लाइट की, ठीक है, कि लाइट कहां से आएगी। पूरे घर में अपन ने फिटिंग वेटिंग कर दी, ठीक है, बढ़िया लाइट वाइट लगा दी, ठीक है। अब तारे पूरी बिछा दी, वायरिंग कर दी। अब बात करेंगे कि ये लाइट जो आई कहां से, उसकी शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनो, स्विच कहां लगाना है। चलो, यहां से मैं तार जोड़ देता हूं, एक तार नहीं जोड़ी बस, बाकी ठीक है। ये यहां से तार जाएगी और वो इससे जुड़ी हुई होगी। इसको करते हैं डिलीट। एक यहां से तार, अब ध्यान से देखना भाई, ऐसे नोड जो है ना, ऐसे नोड जो है वो क्या जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। अभी बताऊंगा क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। क्या करता है, इंग्लिश हिंदी में क्या कहेंगे इनको, क्रिया विभव, क्रिया विभव, ठीक है। ये क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल, इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्शन पोटेंशियल।
एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव जनरेट करता है, मतलब क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, यहां से क्या है, भेजेगा सिग्नल भेजेगा, ठीक है। ये जो एवी जैसे नोड है वो सिग्नल भेजेगा किसके पास में, एवी नोड के पास में। एवी नोड भी जो है वो भी क्रिया विभव कर सकता है, वो भी क्या है, सिग्नल भेज सकता है, लेकिन वो थोड़ी कम सिग्नल भेज सकता है। कितने भेज सकता है उसमें अपन नहीं जाएंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब इतना समझो कि ये इसने करंट भेजा कहां पे, एवी नोड के पास में, ऐसे नोड ने करंट भेजा एवी नोड के पास में, ठीक है। और एवी नोड से कौन कनेक्ट है, एवी नोड से कनेक्टेड कौन है, आपके एवी बंडल, कौन कनेक्टेड है, एवी बंडल। तो एवी नोड से करंट कहां जाएगा, एवी बंडल में, पूरी गठरी है ना, पूरी बड़ी सी मोटी सी केबल है, ठीक, उसके पास में जाएगा, एवी बंडल के पास में। अब वो जो मोटी सी केबल है एवी बंडल, वहां से निकल रही है बहुत पतली पतली तारें, ठीक है, बहुत पतली पतली तारें, और वो तारें कौन सी हैं, पुरकिंजे तंतु। ये पूरा एक बंडल है, इस बंडल में से बहुत पतली पतली तारें निकलेंगी, वो कौन सी निकल रही है, आपकी पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे तंतु यहां से निकल रहे हैं, और वो पूरे फैल रहे हैं किसमें, आपके निलय के अंदर, पूरे पूरे में फैल रहे हैं। पूरा करंट किसमें फैल जाएगा, पूरे निलय में फैल जाएगा। तो यहां से करंट की शुरुआत हुई कहां से, एवी ऐसे नोड से। ऐसे नोड ने किसको किसको भेजा, एवी नोड के पास में भेजा। एवी नोड ने किसके पास में भेजा, एवी बंडल। एवी बंडल से कहां गया, ये करंट कहां गया, आपके पुरकिंजे तंतु में गया। अब ये करंट क्या है वो समझो। देखो ये क्रिया विभव क्या है, ये इसी क्रिया विभव की वजह से क्या होगी, धड़कन होगी। जैसे ही यहां से इस ऐसे नोड से करंट कहां गया, एवी नोड के पास में, और एवी नोड से कहां गया, एवी बंडल के पास में, और एवी बंडल के थ्रू कहां गया, ये पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतु पूरे निलय के अंदर फैले हुए हैं। जैसे ये करंट जाएगा, अपना दिल जो है, वो जो निलय है वो कैसे करेगा, ऐसे पूरा संकुचन करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, प्रकुंचन बोलेंगे जिसको, क्या कहेंगे, प्रकुंचन, पूरा ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो उसी से क्या होगा, उसी से पंपिंग होगी, और उसको क्या कहते हैं, दिल धड़कना कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दिल धड़कना। तो ऐसे ये अपना जो हृदय है वो क्या कैसे करेगा, जैसे करंट जाएगा, करंट जाते ही क्या कैसे करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे करने लग जाएगा। तो ये जो क्रिया विभव वो कितने होते हैं, ये जो क्रिया विभव जो है ऐसे नोड जो बनाता है वो कितने होते हैं, 70 से 75, 70 से 75 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर ये जो ऐसे नोड है कितने क्रिया विभव करता है, 70 से 75 करता है 1 मिनट में। 1 मिनट में कितना करता है, 70 से 75 करता है। तो 70 से 75 बार यहां से करंट जाएगा, 70 से 75 बार यहां से करंट जाएगा 1 मिनट के अंदर, और ये जो है कॉन्ट्रैक्ट ऐसे करेगा, अपना हृदय जो कैसे करेगा, ऐसे करेगा 70 से 75 बार। और इसका एक एवरेज 70 से 75 तो नॉर्मल हो गया, इसका एक एवरेज ले लें अपन, है ना, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, 72, ठीक है। तो अपना दिल कितनी बार धड़कता है 1 मिनट में, 72 बार धड़कता है। सबको पता है ये बात, अपना दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, पता है क्या भाई, ये बात 72 बार धड़कता है। एनसीईआरटी दे रखी है, एनसीईआरटी में, और अपन ने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 1 मिनट में अपना दिल जो है वो 72 बार जो है वो धड़कता है, ठीक बात है। तो ऐसे जो है अपना दिल जो है उसकी धड़कन बनती है भाई, ठीक है। तो 1 मिनट में यहां मैं लिख देता हूं, हृदय स्पंदन 1 मिनट में कितना होता है, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन 1 मिनट में कितना होता है, 72 बार पर मिनट, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये एक्शन पोटेंशियल क्रिया विभव कितने बनाता है, 70 से 75, इसका एवरेज 72 मिनट, है ना। हाँ चलो, तो मैंने बताया क्या, बहुत ही सिंपल बातें बताई। इनकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, फिर ये किससे किससे कनेक्टेड है वो आपको पता होना चाहिए, धड़कन कैसे बनती है, ऐसे नोड जो क्रिया विभव बनाएगा, और वो करंट जो है वो कहां जाएगा, वो एवी नोड के पास में जाएगा, एवी नोड से वो कहां जाएगा, बट एवी बंडल के पास में। एवी बंडल जो है वो पूरे आपके निलय में फैला देगा। जैसे वो करंट फैलेगा और अपना दिल जो है कैसे करेगा, ऐसे करेगा, एक बार, ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, छठी बार, सातवीं बार, ऐसे 72 बार जो अपना दिल जो है ऐसे करेगा, तो वो धड़कन बन गई। समझ में आई बात। तो धड़कन जो है इस प्रकार से बनती है। इन सब के आपको नाम पता होने चाहिए, और ये कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया डिटेल में। चलो, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बात करेंगे इसके बारे में, जो मैंने अभी बातें बताई है वही लिखी हुई है, ठीक है। और वो थ्योरी आपकी मतलब कि मैंने बता तो दी, लेकिन कल को जो नोट्स पढ़ोगे आप, उसमें मैंने जो बोला वो थोड़ा ना होगा ना। हाँ, उस वीडियो में तो होगा वो, लेकिन बोलोगे नोट्स में थोड़ी ना होगा, इसलिए वो नोट्स में भी ऐड कर दिया है, थ्योरी भी ऐड कर दी है। चलो, ऐसे नोड को क्या कहते हैं, गति प्रेरक कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर। क्यों पेस मेकर क्यों कहते हैं, क्योंकि गति जो प्रेरक है, गति जो है वो यहां से तो शुरुआत हो रही है, ऐसे नोड से ही तो गति शुरुआत है, करंट यहां से तो शुरुआत हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, गति प्रेरक, पेस मेकर कहते हैं। तो ये जो ऐसे नोड है वो 70 से 75 बार करता है 1 मिनट के अंदर। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये कम करने लग जाता है, ऐसा नहीं कि एकदम से बंद हो जाता है, कम करने लग जाता है ना, मतलब कम करेगा तो धड़कन कम हो जाएगी उस इंसान की। अगर ये क्रिया विभव कम करेगा, देखो 70 से 75 बार कर रहा है तो 72 बार धड़कता अपना दिल, है ना।
ठीक है। अगर ये कम क्रिया विभव करेगा तो कम धड़केगा दिल, ठीक बात है। तो ऐसे केस में आपने सुना होगा आर्टिफिशियल पेसमेकर, सुने होंगे आपने ना, तो वो ऑपरेशन करके वो लगाते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, एक डिवाइस लगा देते हैं यार, है ना। तो उस डिवाइस से क्या होगा, वो डिवाइस जो है वो एक्स्ट्रा करंट भेजता रहेगा। किसको भेजता रहेगा, इसको, आपके ऐसे नोड को। ऐसे नोड थोड़ा बहुत तो खुद भी काम कर रहा है, थोड़ा बहुत वो करंट भेजता रहता है इसको ना। तो ये ऑपरेशन करके लगाते हैं। तो इसको ऐसे नोड क्या कहते हैं, गति प्रेरक कहते हैं, पेस मेकर कहते हैं। ये नाम आपको पता होना चाहिए। आपको पूछ लेगा गति प्रेरक या फिर पेस मेकर किसको कहते हैं, बोल देना ऐसे नोड को कहते हैं। पोजीशन मैंने आपको इसकी बताई, कहां पर, दाहिने आलिंद के दाहिने ऊपरी कोने में स्थित होता है, बता चुका हूं मैं आपको। क्रिया विभव कितने करता है, 70 से 75 क्रिया विभव करता है 1 मिनट में, बता चुका हूं। एवी नोड, एवी नोड क्या कहते हैं, गति निर्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं, गति निर्धारक, पेस सेटर कहते हैं। देखो गति जो है वो स्टार्ट तो यहां से होगी, ठीक है। जो एक्शन पोटेंशियल है वो यहां से स्टार्ट होगा, जो करंट है वो स्टार्ट तो यहां से होगा। ये किसका काम करता है, ये ट्रांसफॉर्मर का काम करता है। देखो जो लाइट आती है वो कहां से आती है, आपकी पावर हाउस से आती है ना, ऐसे समझो। लाइट कहां से आती है, पावर हाउस से, ठीक है। और बीच बीच में देखा होगा कि ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उस लाइट को स्टेबल करते हैं, ऐसे समझो, स्टेबल करने का काम करते हैं। तो वैसे ही ये है, उस गति को बनाए रखने का काम करते हैं। तो ये एवी नोड है वो गति निर्धारक होता है, इनमें कंफ्यूज मत होना। गति प्रेरक कौन होता है, वो आपका ऐसे नोड, पेस मेकर। और गति निर्धारक है, पेस सेटर कौन होता है, वो आपका एवी नोड होता है। इसकी पोजीशन बता चुका हूं आपको, दाहिने आलिंद के बाएं नीचे के कोने पर आलिंद के नीले पट पर स्थित होता है, बता चुका हूं आपको ना। एवी बंडल, फिर तीसरा क्या, एवी बंडल या फिर इसको हिज के बंडल भी बोल दो, या फिर पुरकीजे तंतु के बंडल भी इसको कहते हैं। पोजीशन कहां बताई मैंने आपको, अंतर्निलय पट के ऊपरी भाग में। अंतर्निलय पट ये बताई मैंने आपको, दोनों के बीच में जो दीवार लगी हुई उसके ऊपरी भाग में, ठीक है। फिर मैंने पुरकिंजे तंतु, पुरकिंजे तंतु जो है पूरे निलयी पेशी विनाश में दोनों तरफ फैले रहते हैं। पेशी विनाश मतलब ये जो पूरी जो नीले की जो जितनी भी मसल्स है ना, उन सब में ये फैला हुआ होता है, बता दिया मैंने आपको ना। पूरी मसल्स की जो दीवारें बनी हुई हैं, जो पेशियों की जो दीवारें बनी है, पेशी मतलब इंग्लिश में मसल्स कहते हैं ना, जो मसल्स की पूरी दीवारें उनमें फैला हुआ होता है, बता दिया मैंने पूरी तंतु, ठीक है। तो ये बता चुका हूँ आपको, बस ये अलग से आपको ये लिखे हुए हैं, क्या आपको नोट्स पढ़ोगे तो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अपना जो दिल की धड़कन कैसे बनती है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है, वो आपको पता लग गया। अब बात करेंगे अपन किस चीज की, हृदय चक्र की बात करेंगे, ठीक है। तो हृदय चक्र को इंग्लिश में कहते हैं कार्डियक साइकिल। क्या कहते हैं, हृदय चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, तो 1 मिनट में हृदय चक्र जो है अपना कैसे चलता है, हृदय जो काम कैसे करता है, धड़कन आपको समझ में आ गई, लेकिन ब्लड का फ्लो कैसे होता है, भाई कितना रक्त आता है, कितना रक्त बाहर निकलता है, जब अपना जो दिल धड़कता है तो कितना ब्लड जो है वो बाहर निकालता है, वो सारी बातें अपन डिटेल में करने वाले हैं। ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। इसको समझोगे ध्यान से, पहले अपन डायग्राम से समझेंगे, बाकी बातें तो लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी पहले डायग्राम से समझो, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, डायग्राम से समझोगे तभी समझ में आएगा। पहले दिल बना लेते हैं, ठीक है। सही नहीं बनाना थोड़ा सा, चलो लेकिन चला लो काम, कोई दिक्कत नहीं है, क्या ही करना है। और ये मैंने आपको जो हृदय की संरचना बताई थी, तब मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में बता चुका हूं। चश्मा सा लग गया ना यार इसके ना, क्या लगे, चश्मा लगा रखा है इसने, ये देखो चश्मा लगा रखा है इसने ना, लग तो ऐसे ही रहा है। चलो इस चीज को ध्यान से समझ लोगे बस मजे आ जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या आपका आर ए, ये क्या है आपका एल ए, आर वी, ये तो बताइए आप सबको क्या होते हैं ये, ठीक है। आलिंद देखिए, दाहिना आलिंद, बाइना आलिंद, बायां आलिंद और आपका दाहिना निलय और बायां निलय, ठीक है। ठीक, अब ध्यान से सुनना भाई,
क्या बताना चाह रहा हूं मैं? ये मैं आपको बता चुका हूं, पल्मोनरी वेन है। जब हृदय का डायग्राम समझाया था मैंने तो आपको बताया था पल्मोनरी वेन लिख दिया गया, पल्मोनरी वेन। ये क्या है? ये वेना केवा है, ठीक है। ये क्या है आपका? अवोर्टा। ये पल्मोनरी आर्टरी। बता चुका हूं पहले ना, कल पिछले वाले लेक्चर में बताया था ना, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, चलो ध्यान से देखना भाई इस चीज को, क्या बता रहा हूं मैं। अब बात करेंगे कि ये ब्लड जो है वो कैसे, हृदय चक्र बनता कैसे है। अभी जो कंडीशन है ना, अभी जो कंडीशन है वो ऐसी है कि हृदय जो है वो बिल्कुल रेस्ट में है। अभी हृदय क्या है? रेस्ट में है, ठीक है। आपके दोनों आलिंद और दोनों आपके निलय दोनों बिल्कुल रेस्ट में है, कोई संकुचन नहीं हो रहा है। अभी इतना समझो कि दोनों क्या है? रेस्ट में है, कुछ संकुचन नहीं हो रहा। रेस्ट में है तो क्या होगा? ब्लड यहां से तो लगातार आ रहा होगा, ब्लड जो है वो यहां से लगातार आ रहा होगा, यहां से भी लगातार ब्लड जो है वो आ रहा होगा, बिल्कुल भैया आ रहा होगा। तो वो ब्लड कहां जाएगा? वो ब्लड अंदर आएगा, कहां आएगा? आलिंद में वो ब्लड आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक है, आलिंद में ब्लड आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं जब हृदय रेस्ट में होता है ना, जब हृदय रेस्ट में होता है तो यहां पर मैंने आपको दो वॉल बताए थे। कौन से वॉल बताए थे मैंने आपको? यहां पे होता है आपका त्रिवलनी जो आपका कपाट होता है, यहां पे क्या होता है? त्रिवलनी कपाट होता है। यहां पर क्या होता है? आपका द्विवलनी कपाट होता है। इंग्लिश में ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल, इसको मिट्रल वॉल भी बोलते हैं। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वापस लिख देता हूं अगर आपको याद नहीं आ रहा। तो ये क्या है आपका? द्विवलनी कपाट। ये क्या आपका? द्विवलनी कपाट। और ये यहां पर है आपका त्रिवलनी कपाट। त्रिवलनी कपाट। अब ध्यान से सुनना भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी अपना जो हृदय है वो रेस्ट में है, कुछ भी काम नहीं कर रहा, कुछ भी ऐसे संकुचन नहीं कर रहा ना। काम क्या? हृदय का संकुचन करना है ना, पंप करने का काम है, ठीक है। तो यहां पर ये जो RA है और LA, RV, LV चारों के चारों जो कमरे हैं वो बिल्कुल रेस्ट में है। तो क्या होगा? ब्लड तो यहां से लगातार आता रहेगा, पल्मोनरी वेन से ब्लड आएगा और यहां से वेना केवा से ब्लड आएगा, ठीक है। ये ब्लड यहां पर आता जाएगा। और जब ये रेस्ट में होते हैं ना, जब ये अपना हृदय रेस्ट में होता है उस टाइम पर ये यहां के दोनों गेट जो है ना, दोनों कपाट जो है, त्रिवलनी कपाट और जो द्विवलनी कपाट, वो भी खुले हुए होते हैं। ठीक बात है, वापस सुनो ध्यान से। मैं कहता हूं जब अपना हृदय रेस्ट में होता है उस टाइम पर त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट दोनों क्या है? खुले हुए होते हैं। तो ये ब्लड जब आलिंद में आएगा और ये ब्लड इस आलिंद में आएगा, एक दाहिने में आएगा, जो बाएं में आएगा ना। अब यहां से देखो क्या होगा। ये ब्लड जब यहां पर आएगा तो जब यहां पर जगह भाई कोई छेद है तो उस छेद में जाएगा यार। ऐसे समय पानी है भाई, पानी है, ठीक है, पानी की एक बोतल है यार, है ना। उस बोतल में नीचे छेद कर रखा आपने, ऊपर से पानी डाल रहे हो तो वो नीचे जाएगा। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई? एक पानी की बोतल आपने ले रखी है, उसमें नीचे छेद कर रखा है, ठीक है, और ऊपर से आप पानी उस बोतल में डाल रहे हो तो वो नीचे से निकलता जाएगा नहीं जाएगा? अरे निकलेगा ही यार, है ना। तो यहां से जब ब्लड आ रहा है आलिंद में और यहां पर ये गेट खुला हुआ है, ठीक है, तो वो ब्लड कहां जाएगा? निलय में जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो यहां से जो ब्लड है वो कहां जाएगा? इस निलय में जाने लग जाएगा। जब कंडीशन कौन सी है? अभी दोनों रेस्ट में, अभी दोनों रेस्टिंग कंडीशन में है, तो ब्लड जो है वो नीचे जाता जाएगा, ठीक है। कुछ ब्लड यहां पर भी आपके जो आलिंद है उनमें भी रुकेगा, ऐसा बात से बात नहीं कि सारा ब्लड ही नीले में चला जाएगा, नहीं, कुछ आलिंद में रुक जाएगा और कुछ जो है वो नीले में चला जाएगा। यहां तक समझ में आई या नहीं आई? आई क्या? वापस सुनो ध्यान से। मैं कह रहा हूं हृदय के दो चारों कमरे जो है वो रेस्ट में, बिल्कुल कोई संकुचन नहीं, कोई प्रकुचन इनमें नहीं हो रहा है, ठीक बात है। अब मैं कह रहा हूं कि जब ये बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होते हैं ना, उसको क्या कहते हैं? जॉइंट डायस्टोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉइंट डायस्टोल कहते हैं उस चीज को, है ना। ठीक है, दोनों क्या है? रेस्ट में अभी, ठीक। अब ध्यान से सुनो, मैं कह रहा हूं जब ये दोनों रेस्ट में है ना, आपका आलिंद और निलय, तब क्या होगा? होगा ये कि ब्लड जो है वो यहां से आता रहेगा, बिल्कुल लगातार आता रहेगा,
ठीक है। तो ब्लड जो है वो यहां से आएगा और नीचे चला जाएगा, कहां चला जाएगा, नीले में। आलिंद में ब्लड आएगा और वो नीले में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों गेट यहां पर खुले हुए हैं तो वो नीले में जाता रहेगा। कुछ ब्लड नीले में चला जाएगा, कुछ यहां इस आलिंद में भी रह जाएगा। ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही ऐसे नोड क्या भेजेगा, करंट भेजेगा, जैसे ही ऐसे नोड करंट भेजेगा तो ये पहले तो क्या करेंगे, आलिंद जो है वो क्या करेंगे, संकुचन करेंगे। आलिंद क्या करेंगे, संकुचन करेंगे एकदम से, ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड क्या है, जो इनमें थोड़ा बहुत बचा था, किसमें, आलिंद में, वो भी नीचे चला जाएगा। नहीं समझ में, वापस उतारता हूं, टेंशन मत, वापस उतारता। मैं ही कह रहा हूं कि ये रेस्ट में, बिल्कुल बिल्कुल हृदय अपना रेस्ट में है, बिल्कुल भैया। पल्मोनरी वेन से ब्लड जो है वो यहाँ आ रहा है, नीचे बिल्कुल आ रहा है, और वेना केवा से ब्लड यहाँ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों में क्या है, यहाँ पर गेट खुले हुए हैं तो ब्लड जो वो नीले में भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और कुछ ब्लड जो है वो आपका आलिंद में भी रह जाएगा। ठीक है, सारा तो नीले में नहीं जाएगा ना भाई, थोड़ा तो यहाँ भी फंस जाएगा, थोड़ा यहाँ फंस जाएगा, थोड़ा यहाँ रह जाएगा, थोड़ा यहाँ रह जाएगा, बाकी नीले में चला जाएगा। ठीक है, यह है बिल्कुल रेस्टिंग की कंडीशन, दोनों जब रेस्ट में है। अब जैसे ही क्या होगा, आलिंद में संकुचन होगा, जैसे ही आलिंद में संकुचन होगा तो ब्लड क्या होगा, पहले तो जा रहा था, नॉर्मल तो जा ही रहा था, जैसे ही संकुचन हुआ ब्लड इस आलिंद के अंदर तो क्या होगा, यहां पर जो बचा हुआ ब्लड था ना, यहां पर जो इकट्ठा हो गया था, वो भी तेजी से क्या जाएगा, नीले के अंदर चला जाएगा। तेजी से वो कहा जाएगा, नीले के अंदर चला जाएगा। अब नीले क्या हो जाएंगे, पूरे भर जाएंगे, पूरे भर जाएंगे। तो ऐसे नोड ने करंट किसके पास में भेजा, एवी नोड के पास में, और जैसे ही ऐसे नोड ने एवी नोड के पास में करंट भेजा तो क्या हुआ, आलिंद जो है वो क्या हुए, संकुचित हुए। अब जो एवी नोड से वो करंट कहां जाएगा, आपको पता है, ये बंडल ऑफ हिस के पास में, फिर कहां जाएगा, पुरकिंजे तंतु, और पुरकिंजे तंतु कहां होते हैं, नीले के अंदर पूरे फैले हुए होते हैं। अब करंट नीले के अंदर पहुंच चुका है, अब नीले क्या करेगा, संकुचन करेगा। जैसे ही नीले संकुचन करेगा, ये ब्लड कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, ऊपर नहीं जा सकता। आपको क्यों नहीं जा सकता, भैया गेट तो खुले हुए हैं। जैसे ही नीले संकुचन करता है ना, ये त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट दोनों गेट बंद हो जाते हैं, मतलब अब ब्लड के पास में ऊपर जाने का साधन तो नहीं है। अब ब्लड कहां जा सकता है, ब्लड इनमें जा सकता है, कहां पर, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और अवोर्टा के अंदर। अब ब्लड को नीचे जाना पड़ेगा, कहां पर, पल्मोनरी आर्टरी और अवोर्टा के अंदर। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको यह बात भी पता है कि पल्मोनरी आर्टरी और अवोर्टा के ऊपर एक वाल लगा हुआ होता है, उस वाल को क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल। क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल, अर्धचंद्र। ठीक है, तो वो जो वॉल है, जैसे ही यहां पर ब्लड आएगा, इसका प्रेशर पड़ेगा ब्लड का इस वॉल पे और वो गेट खुल जाएगा। ठीक है, वो गेट खुलेगा एकदम से और ब्लड जो है वो इनमें चला जाएगा। इस प्रकार से आपको क्या होता है, पंपिंग होती है। वापस बताऊंगा, प्रोसेस समझने की कोशिश करो, उसके बाद में सारे आपकी चीजें समझाऊंगा। ध्यान से पहले प्रोसेस समझ लो एक बार, है ना। मैं यहाँ पर भी वॉल लिख देता हूँ, आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यहाँ पर भी दो वाल होते हैं जिनको कहते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व, गेट होते हैं, ऐसे समझो, सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक है, बता चुका हूं आपको जो मैंने हृदय की संरचना पढ़ाई थी। अब मैं एक बार वापस रिपीट करूंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं कि ये अभी हृदय जो है वो बिल्कुल क्या है, दोनों के दोनों जो है, आलिंद और नीले दोनों क्या है, बिल्कुल आपके रेस्टिंग कंडीशन में है। ठीक है, दोनों क्या है, रेस्टिंग कंडीशन में, बिल्कुल भैया दोनों रेस्टिंग कंडीशन में है। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब दोनों रेस्टिंग कंडीशन में होंगे तो पल्मोनरी वेन से भी ब्लड आएगा और वेना केवा से भी ब्लड आएगा। कहां आएगा, वो आलिंद में आएगा, क्योंकि दोनों किससे, आलिंद से कनेक्टेड है। ठीक बात है। और जब ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है ना, तो त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट, ये दोनों गेट जो वो खुले हुए होते हैं। ठीक बात है। तो जैसे ही ब्लड यहां पे आएगा तो इस छेद में से नीचे आएगा, किसमें, नीले में आ जाएगा ब्लड, बिल्कुल आ जाएगा। और कुछ ब्लड जो है वो यहां पर भी इकट्ठा हो जाएगा, बिल्कुल इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, कितना ब्लड यहां आ जाएगा, ठीक है, जब ये रेस्टिंग कंडीशन में होता है ना, तो नीले के अंदर इस छेद द्वारा इतना ब्लड आ जाता है कि 70% जो नीले है ना वो आपका भर जाता है। 70% जो नीले की कैपेसिटी है 100% में से 70% तो ऐसे ही भर जाता है। उसके बाद में क्या होता है, ऐसे नोड जो है वो क्या करता है, करंट भेजता है, किसको, एवी नोड को। और जैसे ही वो करंट भेजता है तो क्या होता है, ये एकदम से जो है आपके जो दोनों आपके आलिंद है वो कैसे करते हैं, एकदम से संकुचन करेंगे। जैसे ही वो एकदम से संकुचन करेंगे, अरे बोतल को यार एकदम से भींच के देखो, संकुचित करवा के देखो, पानी ऊपर जाएगा ना, वैसा ही काम यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ऊपर वाले जो है वो क्या करेंगे, संकुचन करेंगे। संकुचन जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्लड इकट्ठा हुआ होगा, यहाँ पर भी जो इकट्ठा होगा, यहाँ पर कुछ ब्लड रहेगा, वो भी क्या है, इस छेद से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। नीले पूरे भर जाएंगे, पूरे 100% भर जाएंगे। 70% तो वैसे ही भर गए थे रेस्टिंग कंडीशन में, और जैसे ही ये आलिंद ने क्या किया, संकुचन किया, तो वापस जो ब्लड है जितना था इनमें वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, नीले में चला जाएगा। नीले पूरा भर चुका है और करंट जो है वो ऐसे नोड से एवी नोड से तक पहुंच गया था। अब एवी नोड से जो करंट है वो कहां जाएगा, एवी बंडल, और फिर कहां जाएगा, आपके जो आपके पुरकिंजे तंतु हैं उनके पास में जाएगा। पुरकिंजे तंतु आप सबको पता है पूरे नीले के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको।
अब करंट इनमें पूरे में नीले में फैल गया, तो अब क्या किसकी बारी है? नीले को संकुचित होना है। किसको संकुचित होना है? नीले को संकुचित होना है। ठीक है, तो अब नीले पूरा रक्त का भर चुका है, अब नीले संकुचित होगा। जैसे ही नीले संकुचित होगा, ब्लड कहां जाएगा? फिर ब्लड के पास में क्या ऑप्शन है? आप कहोगे भैया ऊपर वाले गेट खुले हैं, ब्लड को ऊपर जा सकता है। अरे नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि जैसे ही संकुचित होगा ये गेट जो है वो बंद हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही नीले संकुचित होगा गेट जो है वो बंद हो जाएंगे ऊपर वाले, मतलब ऊपर ब्लड नहीं जा सकता। अब ब्लड के पास में क्या ऑप्शन है? भैया आपने दो जोड़ रखे हैं ना, पल्मोनरी आर्टरी और अवोर्टा, इन दोनों में ब्लड जो है वो जा सकता है। तो देखो यहां पर भी देखो सेमिल्यूनर वॉल लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही यहां पर प्रेशर पड़ेगा ब्लड का तो ये जो गेट है ये खुल जाएंगे और ब्लड कहां जाएगा? इनके अंदर चला जाएगा। जो एलवी का ब्लड है, जो बायां नीले है, इसका जो रक्त है वो कहां जाएगा? अवोर्टा के अंदर, और जो दायां नीला है उसका रक्त कहां जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। समझ में आई बात? इस तरीके से जो है अपना जो हृदय चक्कर है वो चलता है। अब इसका कितना टाइम में यह आपका आलिंद संकुचन होता है, ठीक है, कितने टाइम तक यह आपका नीले संकुचन होता है, और एक हृदय चक्कर में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। अभी आपको इतना समझ में आया या नहीं आया वो मुझे बताओ एक बार, कि भाई दोनों जब रेस्ट कंडीशन में होंगे, दोनों बिल्कुल कोई संकुचन नहीं कर रहा, दोनों में से कोई भी, तब क्या होगा? यहां से ब्लड आया, ठीक है, तो ये खुले रहेंगे गेट, तो नीचे भी चला जाएगा। ठीक है, कुछ ब्लड यहां पर इकट्ठा हो जाएगा, और यहां पर इकट्ठा होगा तो थोड़ी देर में क्या करेगा? ऐसे और करंट भेजेगा, तो क्या करेगा? जो एट्रियम है, जो आलिंद है, वो क्या करेंगे? संकुचित होंगे। जैसे संकुचित होंगे तो जितना ब्लड है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? नीले के अंदर चला जाएगा। नीले में पूरी कैपेसिटी भर जाएगी, 100% नीले भर जाएगा। तो क्या होगा? अब नीले के अंदर संकुचन होगा। जैसे नीले के अंदर संकुचन होगा तो ये गेट बंद हो जाएंगे, ब्लड जो वो ऊपर तो जा नहीं सकता। अब ब्लड के पास में ऑप्शन क्या है? नीचे जाने का ऑप्शन ही है। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ये दोनों गेट खुल जाएंगे अंदर की तरफ, और ब्लड जो है इनके अंदर चला जाएगा। अब क्या होगा? नीले भी वापस क्या हो जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा, और ये आपका आलिंद भी रेस्ट में। दोनों वापस रेस्ट में आ गए, दोनों वापस रेस्ट में आ गए, तो ब्लड जो वापस ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, फिर वापस आलिंद संकुचन करेगा, वापस नीले संकुचन करेगा, ऐसे ब्लड जो है वो जाता रहेगा। इस प्रकार से जो आपका हृदय चक्कर जो है वो चलता रहता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे एक बात ये बता दो भाई। ठीक है, बहुत ही आसान करके समझाने की आपको कोशिश करी है। ये आपकी कार्डियक साइकिल यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे अपन किसकी? अपन बात करेंगे कार्डियक साइकिल। समझा दी वैसे मैंने आपको, अभी करनी बाकी है ना, अभी वो बाकी है। टाइमिंग भी बतानी है ना, अभी कितने टाइम में कौन सा खेल होता है वो समझो अभी। इस तरीके से जो है आपकी हृदय साइकिल चलती है, ये आपको मोटा मोटी समझ में आ गई। अब इसके टाइम बात करते हैं, कितने टाइम तक एक हृदय साइकिल में कितना टाइम लगता है। चलो आ जाओ, तो कुछ बातें यहां पे लिख लेते हैं पहले। ये क्या हुआ भाई? इनकी मात्रा यहां रह गई। चलो मात्रा लगाते हैं उनकी। चलो ध्यान से देखो भाई। पूर्ण संकुचन, अभी प्रकुचन भी लिख रखा है एनसीईआरटी ने, संकुचन ले लो ना। संकुचन और शिथिलन, शिथिलन मतलब रिलैक्स होना ना, तो शिथिलन, संकुचन और शिथिलन, किसका? एक मिनट, ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे लिखते हैं इसको, हृदय चक्र। हृदय चक्र है क्या, उसकी परिभाषा लिख लेते हैं यहाँ पे पहले। ऊपर जगह है क्या? चलो यहीं लिखते हैं। आलिंद और निलय, आलिंद और निलय का पूर्ण संकुचन, पूर्ण संकुचन और शिथिलन। ठीक है, तो हृदय चक्र होता क्या है? आलिंद और निलय का एक बार पूर्ण संकुचन होगा, फिर वो रिलैक्स हो जाएंगे। इसी को क्या कहते हैं? ये पूरा चक्र चलता रहेगा, इसी को अपन हृदय चक्र कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई। अब बात करेंगे अपन कि हृदय चक्र जो कितनी देर तक चलता है। अलग कलर से लिखते हैं इसको, सारी चीजों को। कुछ पॉइंट्स लिखूंगा वो आपको पता होने चाहिए सारे, है ना। एक हृदय चक्र
रिधि चक्र भी लिखा गया ना, एक रिधि चक्र, ठीक है, एक रिधि चक्र की अवधि, ठीक है, एक रिधि चक्र जो है उसकी अवधि कितनी होती है, कितने टाइम तक वो चलता है, तो वो कितनी होती है, वो होती है 0.8 सेकेंड। ठीक है, 0.8 सेकेंड, मतलब एक बार जो है आपका जो एक बार जो हृदय चक्र मैंने आपको बताया, जो ये पूरी प्रक्रिया बताई, ये जो प्रक्रिया बताई कि ये दोनों रेस्ट में रहेंगे, इतना ब्लड आएगा, ये दोनों संकुचित होंगे, ये जो कितनी ये प्रक्रिया जो है कितनी देर तक चलती है, 0.8 सेकंड में खत्म हो जाती है। एक हृदय चक्र 0.8 सेकंड में खत्म होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो भाई, आलिंद और निलय का पूर्ण संकुचन और शिथिलन की अवधि, ऐसे ही पूछ सकता है आपको, तो वो भी कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, तो दोनों तरीके से मतलब चीजें एक ही हैं लेकिन अलग अलग तरीके से पूछ सकता है। तो एक हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकंड, और एक हृदय चक्र में होता क्या है बता चुका आपको, आलिंद और नीले का क्या होता है, संपूर्ण संकुचन होता है और उनका शिथिलन होता है। तो ऐसे पूछ सकता है आलिंद और नीले का पूर्ण संकुचन और शिथिलन की अवधि कितनी होती है, वो भी 0.8 सेकंड होते हैं, दोनों सेम ही बातें हैं। ठीक है, चलो अब अगली बात लिखते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है आपको, ऐसे भी पूछ सकता है, तो वो अगला पॉइंट देखो। ठीक है, हृदय स्पंदन, लिखते हैं एक हृदय स्पंदन की वह अवधि। ऐसे पूछ सकता है कि एक हार्ट बीट जो है उसकी अवधि कितनी होती है, एक हार्ट बीट की अवधि कितनी होती है, वो भी 0.8 सेकेंड होती है, 0.8 सेकेंड। हाँ, तो तीनों चीजें जो तीनों लाइनें लिखी हैं उनकी मतलब सेम ही है। ठीक है, 0.8 सेकेंड ही आएगा। एक हृदय स्पंदन में होता क्या है भाई, एक बार दिल धड़कता है, उसमें होता क्या बता चुका हूं आपको, एक बार दिल धड़केगा उसमें क्या होगा, ये संकुचित होंगे, उसी को दिल धड़कना कहते हैं। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन दिल धड़काया था, वो कैसे धड़काया था कि ऐसे नोड करंट भेजेगा एवी नोड को। ठीक है, एवी नोड फिर बंडल ऑफिस फिर पुरकिंज तंतु, तो यहाँ पर ऐसे तो हुआ था, एवी नोड ने करंट भेजा, एवी एसी नोड ने करंट भेजा एवी नोड को, तो क्या हुआ, आपके जो अट्रियम है, जो आपके आलिंद है, वो संकुचित हुए, फिर वहां से करंट बंडल ऑफिस और पुरकिंज तंतु में जब गया तो आपके जो वेंट्रिकल है, जो आपके नीला है, वो फिर संकुचित हुए। ठीक है, तो यही क्या आपकी धड़कन है। तो इसका टाइम भी कितना है, 0.8 सेकेंड। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, वो मुझे आप बताइए। अब मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, वो बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है तगड़ा। ठीक है, तो अब दिमाग खोल के रखोगे तो समझ में आएगा। चलो जी, यहां मैं लिखता हूं आलिंद, आलिंद, यहां मैं लिखूंगा नीलय, यहां मैं लिखूंगा प्रकुचन। प्रकुचन क्या होता है, संकुचन कोई बोलते हैं ना, प्रकुचन। यहां मैं लिखूंगा शिथिलन। ठीक है, अब देखना भाई, अब इस चीज को ध्यान से देखना। आलिंद जो है वो कितनी देर संकुचन करते हैं, कितनी देर प्रकुचन करते हैं, उनके अंदर कितना प्रकुचन होता है। ठीक है, आलिंद के अंदर कितनी देर प्रकुचन होता है वो मुझे बताइए। तो आलिंद के अंदर कितनी देर प्रकुचन होता है, देखो पूरा हृदय चक्र जो वो कितनी देर का चल रहा है, पूरा हृदय चक्र चल रहा है 0.8 सेकंड का, उसमें से आलिंद के अंदर कितनी देर प्रकुचन हो रहा है, आलिंद के अंदर कितनी देर प्रकुचन हो रहा है, आलिंद जो कितनी सी देर संकुचन हो रहा है उसके अंदर प्रकुचन हो रहा है 0.1 सेकंड। पूरी हृदय चक्र कितनी देर का चल रहा है, 0.8 सेकंड, उसमें से 0.1 सेकंड जो है आपका आलिंद जो है वो प्रकुचन होगा, उसका प्रकुचन होगा। ठीक है, मतलब बाकी के 0.7 सेकंड जो है आपका आलिंद जो है वो बिल्कुल रेस्ट में रहेगा। पूरे जो हृदय चक्र है वो कितनी देर की है, 0.8 सेकंड की है भैया, उसमें से आलिंद जो है वो 0.1 सेकंड तक ही क्या करेगा, प्रकुचन करेगा, उसके बाद में वो क्या चला जाएगा, शिथिलन में चला जाएगा, रेस्टिंग करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं निलय की। निलय जो है वो कितनी देर करता है, वो 0.3 सेकंड करता है। क्या 0.3 सेकंड क्या करता है, वो प्रकुचन करता है। जो निलय है वो 0.3 सेकंड क्या करेगा, प्रकुचन करेगा। और साइकिल कितनी देर की चल रही है, 0.8 सेकंड की। तो बाकी के 0.5 सेकंड वो क्या करेगा, मजे मारेगा, शिथिलन करेगा।
ठीक है, ये क्या करेगा, रेस्ट करेगा। तो इन दोनों को जोड़ लो भाई, यहां से कर लो चाहे यहां से कर लो, 0.8 सेकंड टोटल बन रही है। तो यह आपके 0.8 सेकंड जो है उसका टोटल हिसाब हो गया। टोटल हिसाब अपनी जो साइकिल है वो 0.8 सेकंड की चल रही है। अब कौन कितना काम कर रहा है उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो आपका आलिंद और निलय दो ही काम करने वाले हैं। तो 0.8 सेकंड में आलिंद कितनी देर काम कर रहा है, 0.1 सेकंड काम कर रहा है, बाकी वो रेस्ट में रह रहा है। काम क्या है इसका, प्रकुचन करना, ऐसे संकुचन करना, वो इसका काम है, बाकी ये शिथिलन में है। वही बात करें निलय की, वो कितनी देर काम कर रहा है, वो 0.3 सेकंड काम कर रहा है। ठीक है, प्रकुचन 0.3 सेकंड का है, बाकी वो शिथिलन में है, 0.5 सेकंड वो क्या है, शिथिलन में। अब आपको ये पूछे कि दोनों कितनी देर तक शिथिलन में है, ये दोनों साथ में कितनी देर तक शिथिलन है। मैंने आपको बताया ना कि ये क्या करेंगे, यहां पर देखो मैंने शुरुआत में आपको क्या बताया कि दोनों क्या है, अभी रेस्ट में, दोनों कोई काम नहीं कर रहे, दोनों कोई काम नहीं कर रहे। तो मुझे आप यहां पर एक चीज देख के बताओ कि आलिंद और निलय कितनी देर दोनों साथ में क्या करेंगे, शिथिलन करेंगे, दोनों साथ में रिलैक्स मारेंगे, दोनों साथ में रेस्ट करेंगे। बताओ कितनी देर, 0.8 सेकंड में से आलिंद और निलय दोनों साथ में, अकेले के लिए तो आपको लिख रखा है यहाँ पे कि आलिंद जो 0.7 सेकंड में मजे मारता है, निलय जो वो 0.5 सेकंड में मजे मारता है, ये तो आपको अकेले अलग अलग बता रखा मैंने। लेकिन आलिंद और निलय दोनों कितनी साथ में मजे मारेंगे वो मुझे आप बताइए। बताओ 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 बताओ, चलो। तो ये दोनों कितनी देर साथ में मजे मारते हैं, दोनों साथ में कितनी देर रेस्ट में रहते हैं, वो आपको बताना है भाई। 0.3 सेकंड ये काम करता है, 0.1 सेकंड ये काम करता है, तो 0.4 सेकंड दोनों काम करते हैं और बाकी की 0.4 सेकंड बच गए, उनमें ये दोनों साथ में मजे मारते हैं। तो दोनों साथ में मजे कितनी देर मारते हैं, 0.4 सेकंड। इसको समझते हैं, एक और पेज लेते हैं और उसको समझते हैं। क्या होगा, यहां पेज बन गया क्या, यहां चाहिए पेज भाई, इनकी मात्रा फिर रह गई यहाँ पे। चलो कोई नहीं, लगा देते हैं, विचारों की मात्रा लगा देते हैं। चलो अब यहां पर इस हृदय चक्र को समझते हैं। बहुत ही आसान करके समझाया है मैंने आपको, अभी ध्यान से सुनना बस आप। ये कितना है, 0.1 सेकेंड है ना, ये 0.3 सेकेंड है, ये है 0.4 सेकेंड। जोड़ लो भाई इनको, पहले तो हो गए ना 8 सेकेंड हो गए ना, ये 0.1, ये 0.3 और ये 0.4 सेकेंड। तो तीनों को मिला लो, ये 0.7 हो गए, ये 0.8 सेकेंड हो गए। तो मैंने आपको बताया 0.8 सेकेंड का क्या चलता है, अपनी जो हृदय चक्कर है वो 0.8 सेकेंड का ही चलता है। ये बात आपको पता लग गई, बिल्कुल पता लग। अब कौन कितना काम करता है बता चुका हूं मैं आपको, अब इसको वापस समझते हैं। 0.1 सेकंड कौन कौन काम करता है, ये आपका काम करता है अट्रियम, आलिंद। ठीक है, 0.3 सेकंड कौन काम करता है, ये आपका काम करता है वेंट्रिकल, निलय। ठीक है, और 0.4 सेकंड क्या करते हैं, अट्रियम जो आपका आलिंद और निलय दोनों क्या होते हैं, रेस्ट में होते हैं। यहां मैं लिख देता हूं, आलिंद और निलय दोनों क्या है, दोनों शिथिलन, दोनों रेस्ट में है ना, दोनों शिथिलन में है। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात आपको। 0.1 सेकंड कौन काम करता है, आपका आलिंद काम कर रहा है। काम क्या है इसका, प्रकुचन करना। ठीक है, तो 0.1 सेकंड तक ही करेगा ये। 0.3 सेकंड कौन काम कर रहा है, आपका निलय। और टोटल पूरा चक्र कितनी देर का चल रहा है, 0.8 सेकंड का। उनमें से 3 सेकंड 0.3 सेकंड आपका निलय काम कर लेता है, 0.1 सेकंड ये काम कर लेता है। बाकी कितने बच गए भैया, तो 4 सेकंड ही है ना, 0.4 सेकंड ही काम किया इन दोनों ने मिलकर। बाकी अब दोनों रेस्ट में कितनी देर है, वो 0.4 सेकंड, दोनों रेस्ट में। दोनों रेस्ट में पूछा आपको कि भाई आलिंद और निलय दोनों रेस्ट में कितनी देर रहते हैं, तो 0.4 सेकंड। और एक एक का पूछ ले तो आप बता दोगे कि भैया आपका जो आलिंद है वो 0.7 सेकंड आपका मस्त मजा मारता है, क्योंकि वो काम तो 0.1 सेकंड ही करता है। और निलय जो है वो अकेला 0.3 सेकंड तो काम करता है, बाकी 0.5 सेकंड रेस्ट में मारता है। दोनों कितनी देर साथ में रेस्ट करते हैं, वो 0.4 सेकंड है। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, मुझे एक बात बताओ, आई समझ में? ठीक है, और मैं आपको ये चीज और बता दूं, जब ये दोनों रेस्ट में होते हैं, आलिंद और निलय दोनों रेस्ट में होते हैं, दोनों शिथिलन में होते हैं, उस टाइम पर मैंने आपको बताया कि ब्लड जो है वो किस में जाता रहता है, निलय में जाता रहता है। आलिंद से ब्लड कहां जाता रहता है, निलय के अंदर। अभी बताया मैंने आपको कि जब ये दोनों रेस्ट में है तो ये ब्लड आएगा, आलिंद में आएगा, और यहां से गेट खुला, इसलिए आलिंद से वो निलय के अंदर जाता रहेगा, आलिंद से वो निलय के अंदर जाता रहेगा।
ठीक है। तो 70% तो है वो कब भर जाता है, कभी जब ये रेस्ट में हो जाता है ना, तो 70% नीले तो भर जाता है। उसके बाद में जैसे ये 0.1 सेकेंड नीले क्या करेगा, प्रकुचन करेगा, संकुचन करेगा, तो क्या होगा 30% जो है बचा हुआ है वो भी इसमें भर जाएगा। ठीक बात है। चलो अब अपन बात करेंगे हृदय ध्वनि की बात करेंगे, है ना, हार्ट साउंड, हृदय से ध्वनि निकलती है उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें और बताऊंगा जहां से बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, वो बातें और देखो भाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अपन आगे बात करेंगे। पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा, ध्यान से सुनो भाई। यहां से क्वेश्चन बनता है और लगभग हर साल क्वेश्चन आता है यहां से। अभी जो बताऊंगा वहां से हर चीज हर साल क्वेश्चन आता है। बाकी लब डब तो कर लेंगे अपन। लब डब क्या होता है अभी बताऊंगा। देखिए जो ध्वनि है उसको कहते हैं लब डब कहते हैं। एक मिनट में चेक कर लो यार, रिकॉर्डिंग चल तो रही है क्या, वरना मैं बोलता रहूं और पता चलेगी चल ही नहीं रिकॉर्डिंग तो भैया। ओके चल तो रही है। चलो ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं कि जो आपके निलय हैं उनकी कैपेसिटी कितनी होती है भाई, ब्लड रखने की कैपेसिटी कितनी होती है उनकी। देखो वापस चलते हैं एक बार डायग्राम में। ये आपके निलय हैं। मैंने आपको कहा कि 70% तो ये जब दोनों रेस्ट में होते हैं तभी बढ़ जाते हैं। फिर 30% ये जब संकुचन करता है, जो आपका परकुचन करता है, आपके जो आलिंद है वो परकुचन करते हैं, उस टाइम पर 30% बढ़ता है। तो मैं कह रहा हूं उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, जो निलय है इनकी टोटल भरने की कैपेसिटी कितनी है भाई। ये बोतल जो है इसकी 1 लीटर होगी पानी की भरने की कैपेसिटी, है ना, इसमें 1 लीटर आ सकता है। वैसे ही निलय जो है इनकी कैपेसिटी कितनी है ना, इसमें कितना ब्लड आ सकता है, वो कितना है। तो वही वो डिपेंड करता है। अगर अपन नॉर्मल इंसान की बात करें ना, नॉर्मल इंसान के अंदर कितना ब्लड आ सकता है नीले के अंदर, तो वो आ सकता है आपका 120 ml ब्लड आ सकता है। ठीक बात है। और कोई अगर भाई एथलीट वगैरह है, ठीक है, जो बड़ी एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, अंकित बयानपुरा टाइप की जो है, ठीक है, उनके अंदर भाई वो क्या है जो है आपकी वेंट्रिकल जो है वो थोड़े से ज्यादा, ठीक है। अंकित को जानते हो 75 हार्ड चैलेंज वाला, ठीक है। चलो तो हाँ, जो एथलीट वगैरह हैं, जो रेसलर वगैरह हैं, उनके अंदर जो है ये आपकी नीले की कैपेसिटी ज्यादा होती है। मतलब उनके अंदर 120 ml से ब्लड जो है वो ज्यादा भरा जा सकता है उनके अंदर, अपने अंदर 120 ml, ठीक है। अपन जो नॉर्मल इंसान है कुछ काम धाम नहीं करते, अपने अंदर 120 ml। बाकी जो फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उनके अंदर वो 120 ml से ज्यादा होता है। जैसे एथलीट हो गए, इनके अंदर क्या है, ज्यादा होता है 120 ml से, ठीक है। नॉर्मल इंसान की पूछे 120 ml, 120 ml जिससे ज्यादा किसके अंदर होगा, जो आपके एथलीट वगैरह है। अभी मैं यहां लिखता हूं, ऐसे लिखता हूं मैं, कुल रक्त का आयतन, रक्त का आयतन जो निलय शिथिलन के खत्म होने के बाद निलय में होता है, निलय में होता है। पहले तो इस लाइन का मतलब समझना, कंफ्यूज होगे वरना। मैं क्या बोल रहा हूं कि कुल रक्त का आयतन, कितना रक्त का आयतन मतलब कितना वॉल्यूम ब्लड का, ठीक है, नीले में होता है। कब होता है, नीले शिथिलन के खत्म होने के बाद। नीले शिथिलन मतलब जब नीले रेस्ट में होता है, ठीक है, वो इसके रेस्टिंग पीरियड जब खत्म होगा, जब रेस्टिंग पीरियड खत्म होगा तो उसका परकुचन का टाइम आ जाएगा, ठीक है, उसका काम करने का समय आ जाएगा। तो यहां पर देखो वापस चलते हैं, डायग्राम में समझ में आएगा आपको, ठीक है। मैंने आपको बताया कि ये अभी दोनों रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है, ठीक है। अभी दोनों रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है। ब्लड यहां पर जा रहा है, ठीक है। अब क्या करेगा, आलिंद जो है वो क्या करेगा, परकुचन करेगा। लेकिन जब आलिंद परकुचन करता है उस टाइम पर नीले काम नहीं करता, नीले तो अभी भी रेस्ट में है। आलिंद ने परकुचन किया, ठीक है, लेकिन नीले तो अभी भी रेस्ट में है, नीले शिथिलन में है, ठीक है।
यहां पर ब्लड भर गया पूरा। अब ब्लड नीले के अंदर जितनी कैपेसिटी थी वो पूरा ब्लड भर गया। अब नीले क्या करेगा, परकुचन करेगा। जैसे ही नीले परकुचन स्टार्ट करेगा मतलब इसका शिथिलन खत्म हो गया। भाई जैसे मैं काम करने लग जाऊंगा तो मेरे रेस्टिंग का टाइम खत्म हो जाएगा ना। अरे मेरे काम करना स्टार्ट कर दिया मैंने तो मेरे रेस्टिंग का टाइम खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही नीले परकुचन करेगा मतलब सीधी सी बात है इसका शिथिलन का जो वक्त है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो शिथिलन का वक्त जब खत्म होता है मतलब इसका काम करने का टाइम जब स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब शिथिलन का वक्त खत्म होता है उस टाइम पर इसका ये पूरा भरा हुआ होता है, कौन नीले आपका पूरा भरा हुआ होता है रक्त का। तो उस टाइम पर इसमें कितना रक्त होता है, इस प्रकार से आपको घुमा के दे सकता है ना। तो इसमें उस टाइम पर कितना भरा हुआ होता है तो वो 120 ml होता है। कितना होता है, 120 ml। ठीक है, 120 ml। तो कुल रक्त का आयतन कितना होगा नीले के शिथिलन के खत्म होने के बाद। नीले का शिथिलन मतलब नीले के जब रेस्ट में खत्म हो जाएगा, रेस्टिंग पीरियड उसका खत्म हो जाएगा मतलब वो पूरा भर जाएगा, उस टाइम पर कितना ब्लड उसके अंदर रहेगा वो 120 ml है। ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं एथलीट और धावकों में ये आयतन अधिक होता है, उनके अंदर 120 ml नहीं होता, उनके अंदर अधिक होता है। ठीक बात है। अब अगला पॉइंट देखना, ये पॉइंट आपको अगर समझ में आया है तो अगला पॉइंट और ध्यान से देखना। अगला पॉइंट क्या कहता है, अगला पॉइंट ये कहता है कि जब निलय जो है उनका परकुचन खत्म होता है, जब नीले का परकुचन खत्म होता है उस टाइम पर नीले में कितना रक्त बच जाता है वो देखो भाई। कुल रक्त का, एक मिनट यार इस ठंड लगने लग गई, एसी को बंद करते हैं। कुल रक्त का आयतन जो नीले के परकुचन के खत्म होने के, अब ये कुछ लाइन स्टेटमेंट वाली लाइन है ना, कुछ ऐसे घुमा घुमा के देते हैं क्वेश्चन है ना। होने के बाद नीले में होता है। ठीक है, इस लाइन का मतलब क्या है कि कुल रक्त का आयतन, कितना रक्त का आयतन, कितना ब्लड का वॉल्यूम नीले के परकुचन के खत्म होने के बाद में, ये शिथिलन के खत्म होने के बाद की बात थी, ये परकुचन के खत्म होने के बाद नीले में कितना ब्लड रहता है उसके बारे में बात करते हैं। डायग्राम में वो पहले मैंने क्या कहा आपको, जब ये परकुचन करता है नीले जो है, जब वो संकुचन करता है, संकुचन करता है तो ब्लड कहां जाता है, इनमें जाता है। कहां, पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो क्या भैया सारा का सारा ब्लड चला जाएगा? नहीं जी, सारा का सारा ब्लड जो है इनके अंदर नहीं जाता। ठीक है, तो जैसे ही ये परकुचन जो है खत्म होगा, जैसे ही इसका संकुचन खत्म होगा तो सारा का सारा ब्लड तो इसमें नहीं जाता। तो कितना ब्लड रह जाता है, टोटल ब्लड कितना मान के चलते हैं अपन कि नॉर्मल इंसान है 120 ml था, उसके नीले के अंदर कितना था, 120 ml था। जैसे ही परकुचन किया उसने तो 120 में से कितना ब्लड तो इस पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा में चला जाएगा और कितना जो है वो आपके इसमें नीले में रह जाएगा, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो नीले में यहां पर कितना ब्लड रह जाएगा, 50 ml ब्लड जो है वो इसमें रह जाएगा। 50 ml जो ब्लड है वो इसमें रह जाता है। 120 ml जो ब्लड था वो टोटल नीले की कैपेसिटी थी, उसमें से 70 ml ब्लड कहां चला गया, आपकी पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के अंदर चला गया। बाकी अब कितना बच गया नीले के अंदर, नीले के अंदर 50 ml ब्लड जो है वो शेष रह जाता है। और ये फिक्स होता है, ये क्या होता है, फिक्स होता है भैया, ये फिक्स होता है। ये क्या होता है, फिक्स होता है। ऐसा नहीं है कि जैसे एथलीट है, कोई धावक है तो उसके अंदर ज्यादा होगी, ज्यादा रक्त बच जाएगा, नहीं नहीं, ये वाली जो है ना 120 ml ये अधिक हो सकता है, लेकिन 50 ml ये तो फिक्स है। तो टोटल ब्लड कितना निकला, हृदय से निकला कितना ब्लड भाई, 70 ml ही तो निकला ना, 70 ml ही तो निकला। मैं कह रहा हूं टोटल कैपेसिटी कितनी थी, टोटल कैपेसिटी उसकी 120 ml ब्लड उसके अंदर भर सकता है। नॉर्मल इंसान की बात करें 120 ml ब्लड भर सकता है। उसमें से संकुचन करने के बाद में भी जो वेंट्रिकल है, जो नीले हैं, उसके अंदर कितना रक्त बच गया, 50 ml रक्त बच गया। 120 ml में से 50 ml रक्त अभी भी शेष है, मतलब टोटल निकला कितना बाहर हृदय से, वो तो 70 ml ही निकला ना। तो 70 ml ब्लड जो है वो निकलता है, बाकी 150 ml अभी भी शेष रह गया। ये समझ में आना चाहिए आपको ना। तो अभी आप बात करेंगे इसकी। अगला पॉइंट जो है वो अपना किसका है, स्ट्रोक वॉल्यूम का।
इनकी मात्रा बाद में लगाते हैं भाई, थोड़ी देर रुक जाओ। अगला जो शब्द है वो ध्यान से सुनना, इस पर क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम, और हिंदी में इसको कहते हैं प्रवाह आयतन। ठीक है, ये स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, रक्त का वो आयतन जो प्रत्येक नीले से, वापस ध्यान से सुनना, रक्त का वो आयतन जो प्रत्येक नीले से निकल रहा है 1 मिनट में, उसको क्या कहेंगे अपन? स्ट्रोक वॉल्यूम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रोक वॉल्यूम या फिर आयतन, प्रवाह आयतन कहेंगे उसको ना। तो ध्यान से सुनो, एक बार परकुचन में, या फिर ऐसे लिखो, एक परकुचन में, एक परकुचन, इंग्लिश में कहेंगे इसको सिस्टोल, सिस्टोल में, एक परकुचन में, एक सिस्टोल में, ठीक है, रक्त का रक्त का कुल आयतन, कुल आयतन जो प्रत्येक निलय से निकलता है। ये वाली बात ध्यान में रखना, प्रत्येक निलय वाली है ना, निकलता है। ध्यान से सुनो भाई, एक परकुचन करने में है ना, एक बार परकुचन किया अपने हृदय ने, ठीक है, बता चुका हूं आपको, मैंने ये चीज बता दी थोड़ी देर पहले, लेकिन वापस बता रहा हूं। एक परकुचन अपने जो वेंट्रिकल है, जो नीले है, उन्होंने किया, ठीक है। तो एक परकुचन में रक्त का कुल आयतन जो प्रत्येक नीले से निकलता है, एक बार परकुचन किया तो कितना ब्लड नीले से बाहर निकलेगा? प्रत्येक नीले से ना, दोनों नीले से नहीं, एक नीले से कितना ब्लड बाहर निकलेगा वो पूछा आपसे ना। तो मैंने कहा कि एक नीले की कैपेसिटी कितनी होती है भैया? 120 ml होती है। 120 ml में से 50 ml तो रह ही जाता है, परकुचन करने के बाद में भी रहेगा ही रहेगा उसमें। तो 120 ml में से बाहर कितना निकला भाई? 50 ml अभी भी शेष है, तो 120 में से 50 निकाल दो, कितना बचेगा? 70 ml बचेगा। तो 70 ml जो है वो ब्लड बाहर निकलता है प्रत्येक नीले से। एक बार परकुचन करने में, एक बार परकुचन करने पर जो प्रत्येक नीले हैं उनमें से 70 ml जो ब्लड है वो बाहर निकलता है। तो ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 70 ml। कितना हो जाएगा ये? 70 ml। और ये 70 ml क्या है? ये नॉर्मल, ये क्या है? सामान्य प्रवाह आयतन है, प्रवाह आयतन। मतलब ये नॉर्मली इंसानों के अंदर 70 ml होता है। आप और मेरे में जो अपन काम धाम नहीं करते ना, अपने अंदर ये क्या है? 70 ml है। लेकिन जो एथलीट वगैरह है, जो फिजिकल वर्क करते हैं, उनके अंदर ये अधिक हो सकता है। कैसे भैया उनके अंदर अधिक कैसे हो सकता है? भाई उनके अंदर नीले की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है। मान लो कोई एथलीट है, ठीक है, 75 हार्ड वाला है, अंकित भैयापुरिया, उसके अंदर क्या है? कितनी है? मान लो 150 ml है भाई उसकी कैपेसिटी वेंट्रिकल की है, ठीक है। अब 150 ml है, अपनी 120 ml है, उसकी 150 ml है, ठीक है। अब परकुचन के बाद में 50 ml तो नीले के अंदर रहेगा, वो तो फिक्स है, चाहे वो कोई एथलीट हो, 50 ml तो रह गया ब्लड, ठीक है। अब 150 में से 50 ml रहा तो बाहर कितना निकला? 100 ml निकल गया ना उसमें। अपने अंदर 70 ml ही निकला, उसके अंदर 100 ml निकल गया। तो इस प्रकार से जो है आपकी जो प्रवाह आयतन जो है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन सामान्य जो बात करिए अपन ने वो 70 ml होता है। सामान्य लोगों के लिए 70 ml, अगर आपको एथलीट के लिए पूछे तो वो अधिक हो सकता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक बात है। चलो, तो ये सामान्य प्रवाह आयतन है। फिर एक और पॉइंट आता है, और वो आता है किसके लिए? वो है आपका कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। और इसको हिंदी में बोल रहा हूं, हिंदी में इसको कहेंगे हृदय निकास, ऐसे लिखेंगे निकास को, ऐसे लिख दे, कैसे भी लिख दो ना। चलो, अब हृदय निकास क्या है वो समझो। हृदय निकास से कहता है कि टोटल ब्लड कितना निकल रहा है भाई, 1 मिनट में टोटल ब्लड कितना निकल रहा है वो बताइए हमें तो, ठीक है। हृदय में से प्रत्येक आपके जो निलय हैं उनमें से टोटल ब्लड कितना निकल रहा है वो बताइए। आपने बताया कि भाई 70 ml है, 70 ml, ये तो एक परकुचन में निकल रहा है, मतलब 0.8 सेकंड में निकल रहा है। 70 ml जो रक्त है वो एक वेंट्रिकल से 0.8 सेकंड से निकल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा कि 1 मिनट में, देखिए अपन 1 मिनट का निकाल रहे हैं, दिल की धड़कन जो है 72 बार धड़कता है अपना दिल 1 मिनट में, बिल्कुल। एक धड़कन में 70 ml ब्लड निकल रहा है सामान्य इंसान के अंदर, तो 1 मिनट में कितना ब्लड निकलेगा भाई? 0.8 सेकंड में
0.8 सेकंड का एक हृदय चक्कर है, ये 0.1 सेकंड की आपकी धड़कन होती है। तो उसमें अगर 17 ml निकल रहा है तो 1 मिनट में अपना ब्लड कितना बाहर निकलेगा वो बताइए। तो बहुत आसान है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हो तो थोड़ा सा आसान है ये चीज करनी। यहां मैं लिख भी देता हूं, पहले इसकी ये होता क्या वो लिख देता हूं, बोल तो मैंने दिया लेकिन लिख भी देता हूं, है ना। प्रत्येक नीले द्वारा कुल रक्त का आयतन प्रति मिनट निकलता है, प्रति मिनट निकलता है। तो भाई 1 मिनट के अंदर भाई 0.8 सेकंड के अंदर वो 17 ml निकलता है, लेकिन 1 मिनट के अंदर टोटल ब्लड कितना निकलता है उसके बारे में बात हो रही है। तो ध्यान से सुनो, इसको निकालना बहुत ही आसान है, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। कौन सी? दूसरी क्लास की, है ना। चलो पहली क्लास की मान लेते हैं, फर्स्ट क्लास की मैथमेटिक्स है। क्या मैथमेटिक्स है वो ध्यान से सुनो। हृदय निकास, अलग कलर से लिखते हैं, चलो हृदय निकास या फिर कार्डियक आउटपुट, अगर आपको ये निकालना हो ना तो क्या करना होता है आपको, सिंपल सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, बस कॉमन सेंस है, बराबर प्रवाह है आयतन गुणा, आपको यहां पर कट फील हो सकता है, बीच में यार लाइट चली गई थी इस वजह से जो है कट फील हो सकता है यहाँ पे आपको, ना। अपन कहां थे? अपन थे कि हृदय निकास जो है कार्डिक आउटपुट जो वो कैसे निकालते हैं। कार्डिक आउटपुट क्या होता है भाई, 1 मिनट में एक नीले से कितना रक्त जो है वो बाहर निकल रहा है ना, वही होता है, ठीक है। तो प्रवाह आयतन गुणा आप कर दो क्या, हृदय स्पंदन, ठीक है। प्रवाह आयतन इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, और हृदय स्पंदन को इंग्लिश में कहते हैं हार्ट बीट। तो अपन को पता क्या है, अपन को यह पता है कि भाई 0.8 सेकंड में 17 ml ब्लड जो है वो एक वेंट्रिकल से, एक निलय से बाहर निकलती है, ठीक बात है। तो 1 मिनट में कितना रक्त बाहर निकलेगा? तो मैं आपको एक बात बताऊं, 1 मिनट में दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है, और एक धड़कन जो है उसमें कितना वक्त लगता है, 0.8 सेकंड, आज ही बताया मैंने आपको, है ना। तो अगर एक धड़कन में 0.8 सेकंड लग रही है, ठीक है, और एक धड़कन में अगर 17 ml ब्लड बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो 72 धड़कन में कितना निकलेगा? सिंपल सा है भाई, 70 को गुणा कर दो आप किससे, 70 को गुणा कर दो किससे, 72 से, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका लगभग 5000 ml, ठीक है। जो अपन लीटर में करें तो 5 लीटर प्रति मिनट, 5 लीटर पर मिनट जो है आपका एक वेंट्रिकल से रक्त जो है वो आता है, 5 लीटर आता है, 5000 ml। ये बढ़ सकता है क्या? बिल्कुल बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? मैंने आपको बताया कि कोई भाई क्या है, एथलीट वगैरह है, ठीक है, तो अगर उसके अंदर ब्लड जो है ये 17 ml, उसके अंदर 100 ml निकल रहा है बाहर ब्लड, मान लो कोई एथलीट है, उसके अंदर नीले की कैपेसिटी ज्यादा होगी, अपने अंदर 120 ml रह सकता है, लेकिन कोई एथलीट है उसके अंदर मान लो 150 ml रह सकता है ब्लड, ठीक है, तो 50 ml तो परकुचन के बाद में भी रहेगा, तो बाहर कितना निकला? 100 ml निकल गया उसके अंदर, अपने अंदर 70 ml, उसके अंदर 100 ml निकल गया। जब 100 ml निकलेगा तो यहां पर 70 की जगह क्या हो जाएगा, 100 गुणा बेहतर हो जाएगा। तब क्या है, ये जो आपका कार्डिक आउटपुट जो है वो बढ़ जाएगा, जो हृदय निकास है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, ठीक बात है। चलो, तो ये आप हर तरीके के क्वेश्चन जो है इससे सोल्व कर सकते हो, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। पीवाईक्यू भी करवाऊंगा मैं, जब करवाऊंगा तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं वो करवाऊंगा आपको थोड़े दिनों में, ठीक है, तब आपको वापस समझाऊंगा ये सारी चीजें ना। समझा दिए, टॉपिक समझा दिए, क्वेश्चंस की अप्रोच, कुछ क्वेश्चन जो है वो कैसे करने होते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा ना। चलो अब बात करेंगे, इन पे मात्रा लगा देते हैं, पहले तो इनकी मात्रा हट गई थी, वो मात्रा लगाते हैं। हृदय क्रिया का नियमन, ठीक है, जो आपकी हृदय क्रियाएं चलती हैं, कार्डिक जो साइकिल चलती है उसका नियमन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो आपका जो हृदय जो है इसकी धड़कन को आप ना चालू कर सकते हो ना बंद कर सकते हो, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है, उसकी गति को कम ज्यादा कर सकते हो भाई, उसका पूरा बंद करना उसको चालू करना वो अपने हाथ में नहीं है, वो अपने आप होता रहेगा। लेकिन
उसकी गति को अपन ऊपर नीचे कर सकते हैं, अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका जो नियमन केंद्र है ना, जो हृदय की जो एक्टिविटी है, जो कार्डिक एक्टिविटी है, इसको रेगुलेट करने का, इसको नियमित करने का केंद्र कहां पे है? मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर है। कहां पे? मेडुला ओब्लंगेटा के अंदर है। और मेडुला ओब्लंगेटा का एक पार्ट है, ठीक है। मेडुला ओब्लंगेटा किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है ना, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का पार्ट है मेडुला ओब्लंगेटा। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर एक होता है पीएनएस, एक होता है सीएनएस, दो प्रकार के होते हैं। आगे बताओ, आगे वाले चैप्टर्स में पूरा इसको डिटेल में, अभी इतना समझो। एक होता है इसमें से एएनएस। एएनएस को हिंदी में कहते हैं स्वायत्त तंत्रिका। क्या कहते हैं? स्वायत्त तंत्रिका। अब जो एएनएस है, स्वायत्त तंत्रिका जो है, इसके भी दो पार्ट है, दो प्रकार की है ये। क्या है? एक है अनुकंपीय तंत्रिका और एक होते परानुकंपी तंत्रिका। इसको मैं आपको बहुत आसान भाषा में समझाऊंगा। अभी इसको इंग्लिश वाले नाम भी मैं लिख देता हूं ना। जो आपकी अनुकंपीय तंत्रिका, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक। और सिंपैथेटिक लिख दिए, सिंपैथेटिक होगा ना, सिंपैथेटिक। और इसको परानुकंपी कहते हैं पैरासिंपैथेटिक, पैरासिंपैथेटिक। ठीक है। तो अनुकंपीय जो तंत्रिका जो है वो क्या करती है? मैंने आपको कहा कि जो अपना जो हृदय की जो गति है उसको आप चालू बंद नहीं कर सकते, कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है। तो जो अनुकंपी तंत्रिका है, सिंपैथेटिक है, वो क्या काम करती है? वो हृदय स्पंदन जो है, हार्ट बीट जो है, उसकी गति को बढ़ा देती है। मतलब अपनी हृदय की गति जो है वो बढ़ जाती है। जैसे आपने देखा होगा, अपन दौड़ते हैं या फिर अपन को डर लग गया, कुत्ता दिख गया अपन को, या फिर अपन को भूत का डर लग गया रात को, तो क्या होगा? हृदय जो है वो धक 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 करने लग जाएगा। ठीक है। लड़कों के लिए कि कुछ लड़के मेरे जैसे होते हैं जिनको लड़कियों से बात करने में दिक्कत होती है भैया ना, लड़कियों से बात नहीं कर सकते, तो वो लड़कियों से कुछ भी बोलेंगे ना, हाय करेंगे तो भी धक 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 चालू हो जाएगी। ठीक है। तो वो क्या है, यहां पर क्या कौन काम करता है? आपका अनुकंपीय तंत्रिका काम करती है। वो क्या करती है? आपका जो धड़कन है उसकी गति बढ़ जाती है। समझ में आई बात? इसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं ना। तो एस से आप ऐसा समझ लेना ना, मैंने भी ऐसे याद किया था जब पढ़ा था ना, तुम्हारे सर ने बताया था ना, सिंपैथेटिक, एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर ऐसे समझो शैतान है कोई, है ना। तो जब आपको वो शैतान वैतान दिख जाए तो क्या करना है? अपन को डर लगता है, डर लगता है तो क्या धड़कन बढ़ती है, और धड़कन बढ़ेगी, वही तो काम है अनुकंपी तंत्रिका का, हार्ट बीट को बढ़ा देता है। तो ऐसे अब याद रख सकते हो। बाकी अनुकंपी जो तंत्रिका है वो क्या करता है? धड़कन को बढ़ा देता है। जब अभी अपन इमरजेंसी कंडीशन में होते हैं, यहां पे लिख भी लो, इमरजेंसी कंडीशन में होता है ना ये, इमरजेंसी में जब भी अपन ऐसी कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशन में है, तब अपन धड़कन अपनी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। सांप को देख लो, ना कुत्ता पीछे पड़ जाए तो धड़कन ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। डर लग रहा है तो भी धड़कन बढ़ जाती है। ठीक है। नीट में जाने से पहले भी धड़कन बढ़ जाती है, तो वो क्या डर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हार्ट बीट अपना बढ़ जाता है। हार्ट बीट को हिंदी में कहते हैं हृदय स्पंदन जो है वो अपनी बढ़ जाती है। और जब अपनी हार्ट बीट बढ़ेगी तो अपना जो हृदय का निकास है वो भी बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? देखो अभी चलते हैं वापस। भाई अपना जो हृदय निकास जो है, हृदय जो निकास है, उसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको कि प्रवाह आयतन गुणा हृदय स्पंदन। चाहे आप प्रवाह आयतन की वैल्यू बढ़ाओ तो भी आपका जो हृदय निकास है, कार्डिक आउटपुट है वो बढ़ेगा। चाहे आप हृदय स्पंदन बढ़ा दो तो भी आपका जो है हृदय निकास बढ़ जाएगा। मान लो कि नॉर्मल इंसान 72 बार दिल धड़कता है, नॉर्मल इंसान में कुत्ता पड़ गया मेरे पीछे, 100 बार दिल धड़केगा 1 मिनट में, तो यहां पर 100 कर दूंगा तो क्या हो जाएगी? ये पूरी वैल्यू 5000 नहीं रह जाएगी, कितनी हो जाएगी? 7000 ml हो जाएगी उस टाइम पे। तो जैसे जैसे जो आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी ना, तो हृदय निकास जो कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ जाता है। दूसरा है आपका परानुकंपी तंत्रिका। ये भी क्या काम करता है? एक बढ़ाने का काम करता है, ये घटाने का काम करेगा ना। तो ये पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक है ना, पी फॉर पैरासिम्पैथेटिक, और पी से समझो अपने प्यारे लोग हैं। ठीक है। तो आपको जो पसंद है, घर वाले आपके है ना, जो आपके दोस्त हैं, वहां पर अपनी ब्लड जो अपना जो हार्ट बीट बिल्कुल चिल रहती है, वहां पर थोड़ा डरते हैं अपन, वहां पर नहीं डरते हैं ना, अपने लोग हैं वहां पे प्राणुकंपी तंत्रिका के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हृदय स्पंदन जो है, हार्ट बीट जो है उसको कम करने का काम कौन करता है? हार्ट बीट की जो गति है उसको कम करने का काम करता है प्राणुकंपी, और जो बढ़ाने का काम करता है वो अनुकंपी। ठीक है। चलो, ये जो वैसे ही हार्ट बीट कम होगी तो हृदय निकास जो है वो भी कम हो जाएगा। चलो, एक तो ये तरीका हो गया, हार्ट बीट जो है उसको बढ़ाने का, कम करने का, ज्यादा करने का तरीका हो गया। दूसरा क्या? हार्मोन्स द्वारा भी ये काम होता है। हार्मोन द्वारा भी ये काम होता है। हार्मोन से कैसे होता है भैया? एक है एड्रेनल मेडुला, आगे पढ़ेंगे अपन एड्रेनल मेडुला के बारे में, लास्ट चैप्टर है अपना इस 11th क्लास का, उसमें पढ़ेंगे ना। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो क्या करते हैं? हृदय स्पंदन जो है उसको बढ़ा देते हैं, हार्ट बीट जो है उसको बढ़ा देते हैं।
ठीक बात है, ये भी इमरजेंसी कंडीशन में निकलते हैं ना, ये इमरजेंसी कंडीशन वाले हैं। जैसे इमरजेंसी कंडीशन में होंगे तो अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो ये भी हार्ट बीट बढ़ाने का काम करता है, ये हार्मोन्स का काम है। एक है थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड ग्लैंड ये क्या निकालती है, थायरोक्सिन निकालती है, और इस थायरोक्सिन से क्या होगा, बीएमआर बढ़ जाएगी। बीएमआर क्या होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, ठीक है। अब ये क्या होती है, क्यों होती है, इतना अपन को नहीं पढ़ना है, डिटेल्स में नहीं जाना है ना। अभी इतना समझो, बीएमआर होती है, जैसे ही बीएमआर बढ़ेगी तो अपनी जो हृदय स्पंदन जो है वो भी बढ़ जाएगा। फालतू में ज्यादा आपको पढ़ाने को मतलब नहीं, क्योंकि ये पूछेगा नहीं बीएमआर क्या होती है, ठीक है। अपनी हार्ट बीट इससे बढ़ जाएगी, इतना आपको बताना चाहिए। फिर और क्या आपको ये भी पूछ सकता है, भाई बच्चों के अंदर दिल जो है वो ज्यादा धड़कता है, उनकी जो हार्ट बीट है वो ज्यादा होती है अपने से, है ना। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके आप हाथ लगा के देखना, उनका धुक 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 जल्दी जल्दी होगा ना, अपने अंदर नॉर्मल। और जो बूढ़े लोग हो जाएंगे ना, उनके अंदर जो है हार्ट बीट और कम हो जाती है, ठीक है। तो जो बच्चे हैं उनके अंदर हार्ट बीट ज्यादा होती है, और जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था में आते हैं लोग, तो जो हार्ट बीट है वो कम हो जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, हार्ट बीट जो है बच्चे में अधिक होती है और वृद्धावस्था में कम हो जाती है। तो ये अपन ने आज क्या पढ़ लिया, धड़कन कैसे बनती है वो बात कर ली अपन ने, जो आपका हृदय चक्कर है उसके बारे में डिटेल में बात कर ली, और आपका जो कार्डियल एक्टिविटी, जो हृदय की जो क्रियाएं हैं उनका नियमन कैसे होता है वो अपन ने डिटेल में कर लिया। अब अपना क्या बचा इसमें टॉपिक, ईसीजी बच गया और विकार बच गए। 10-15 मिनट का टॉपिक बनेगा, वो मैं एक छोटी सी वीडियो और बना दूंगा आज ही, ठीक है। कल टेस्ट में पूरा आएगा, आज मिल जाएगी नहीं, सुबह आपको जल्दी मिल जाएगी। टेस्ट कल शाम को 8 बजे, रात मान लो चाहे शाम मान लो, जो भी है 8 बजे है, तो तैयारी रखना। समझ में आया या नहीं है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।